Hi everyone, we are starting new unit that is unit number 3. ये आपका क्लास 8 इंग्लिश पूर्वी का यूनिट 3 है, मिस्ट्री एंड मैजिक। इसमें हम कुछ रहस्य भरी चीजें पढ़ने वाले हैं, स्टोरीज पढ़ने वाले हैं और जादू से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें कुछ मिस्ट्रीज रहने वाली हैं, उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे पहला जो इसका चैप्टर है, द केस ऑफ फिफ्थ वर्ड, एक ऐसे पांचवें शब्द की बात हो रही है जो बहुत ही मिस्टीरियस है, बहुत ही अलग है। तो कौन सा केस है, क्या है वो पांचवा वर्ड, यही इस स्टोरी में हम समझने वाले हैं। ठीक है, सो पहले हम एक एक्सरसाइज दी गई है, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो ये सॉल्व कर लेते हैं, फिर चैप्टर रीड करेंगे। जैसे वर्क इन पेयर्स, सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल गिवन बिलो विद द क्लूज इन द फॉर्म ऑफ एनाग्राम। एनाग्राम क्या होता है, जैसे कि कोई वर्ड है, जैसे ये लिखा हुआ है नीट, NEAT, नीट। अब इसमें NEAT ये सेम रहेगा, बस इनका हम अरेंजमेंट आगे कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं। जैसे इसमें ए को यहाँ लिख दिया और नेट लिख दिया, तो शब्द अक्षर सारे वही हैं, शब्द एक अलग बन जाता है ना। तो इसे कहते हैं एनाग्राम। एनाग्राम इज अ वर्ड और फ्रेज दैट इज मेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स इन डिफरेंट ऑर्डर टू मेक न्यू वर्ड और फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, नीट का अनेट हो जाएगा। तो ऐसे हमें ये क्रॉसवर्ड फिल करना है। चलिए देखते हैं, पहले एक क्रॉस वाले देख लेते हैं। क्रॉस यानी ऐसे हॉरिजॉन्टल जो भी है। जैसे थर्ड है डिक्लेयर, डिक्लेयर का क्या होगा, क्लियर्ड, CLEARED। देखो सारे लेटर्स वही रहने चाहिए, बस हमें रीअरेंज करना है। ठीक है, टक, टक्स, तो इसका क्या होगा, स्टक, STUCK। देन हार्ट, ये कौन सा है हमारा, सेवेंथ, यहां पर आएगा, हार्ट से हम बना देते हैं EARTH, अर्थ। फिर है फेल्ट, नाइन्थ है, तो यहाँ पे लेफ्ट, LEFT। देख के ही समझ में आ रहा है कि इसे मैं कोई नया शब्द कौन सा बना सकती हूँ। देन सोन, सोन मतलब होता है बीज बोना या उगाना, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा ओन्स, कि ये मेरा है, अधिकार दिखाने जैसा। स्वॉर्ड यानी तलवार, तो ट्वेल्थ है, ये कहाँ है हमारा ट्वेल्थ, ये रहा। तो यहाँ पर आ जाएगा स्वर्ड्स का हम वर्ड्स लिख सकते हैं, WORDS। राइट, सारे लेटर सेम है, तो ये लिख देंगे। देन नेक्स्ट है एविल, एविल 13th वाला यहाँ पे आएगा, तो एविल से हम बना सकते हैं लाइफ। ओके, ये हो गया। नाउ डाउन्स वाले देख लेते, तो एसेस, एसेस का वन कहाँ पर है, यहाँ आएगा, तो केस, ये लिख सकते हैं। रीड का READ यहाँ पर है, तो DEAR, डियर। टूल, फोर्थ, ये रहा हमारा, टूल का हम क्या बना सकते हैं, लूट। देन एल्प्स, एल्प्स से हम और क्या बना सकते हैं यहाँ, तो PALS, पेल्स। देन हुक्स, हुक्स का क्या बना सकते हैं, सिक्स्थ कहाँ है हमारा, ये रहा, तो शुक। ठीक है, देन मेन, तो मेन का हो जाएगा नेम, NAME, नेम। लव्स, तो सॉल्व्स, सॉल्व। ओके, लव्स, सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, देखो यहाँ पर केस से सारे वर्ड्स दिए, जैसे केस, 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 केस। पर्यायवाची होता है ना, पर्यायवाची नहीं बोलेंगे, जैसे है तो ये एक जैसे वर्ड लेकिन मीनिंग अलग अलग है ना। तो इसको हम यहाँ जो सही फॉर्मेट के लिए यूज हुआ है केस, उससे मैच करना है। जैसे ललित ने कहा, ललित सेड दैट ही कुड नॉट सिंग बट दैट वाज नॉट द केस एज ही sang melodiously later। ललित ने कहा कि मैं अच्छा नहीं गा सकता, वह अच्छा नहीं गा सकता, लेकिन ऐसा, दैट वाज नॉट द केस मतलब मैटर वो नहीं था। ठीक है, ये सिचुएशन वो नहीं थी, बाद में उसने बहुत अच्छा गाया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन से रिलेटेड यहाँ पर केस यूज हुआ है कि बात वो नहीं थी, है ना। तो ये इसमें आ जाएगा थर्ड वाला, इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर थर्ड, या यहाँ मैं फर्स्ट लिख देती हूँ। ठीक, देन लॉयर वॉज वेटिंग फॉर द केस। अब लॉयर वेट कर रहा है केस का कि कोर्ट में वो आए, तो केस क्या होगा, ये मैटर, है ना, ये सेकेंड का होगा, सिचुएशन यहाँ पे फर्स्ट का था। देन पेंसिल केस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई ग्रैंडमदर। तो पेंसिल केस यहाँ पर क्या है, जिसमें पेंसिल रखते हैं ना, पेंसिल बॉक्स जैसा, तो कंटेनर की बात हो रही, तो यहाँ पे थर्ड आ जाएगा। देन सब्जेक्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज रिटन इन टाइटल केस, टाइटल केस में लिखा हुआ है, तो लिखने का तरीका, राइटिंग फॉर्मेट। ठीक है, ये चौथा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आप मैच कर लीजिएगा। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सो लेट अस रीड। Encyclopedia Brown is a young boy who lives in
आइडविल यूएसए। सो एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन नाम का एक बच्चा है, यंग बॉय है, जो कि आइडविल में रहता है यूएसए के। उसके जो पापा है, हिज फादर इज चीफ ऑफ पुलिस, वो पुलिस के चीफ है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो यंग, ही ऑफन हेल्प्स हिज फादर सॉल्व मिस्ट्रीज दैट इवन द पुलिस फाइंड डिफिकल्ट टू सॉल्व। वो है तो छोटा, लेकिन फिर भी वो बड़ी बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व करने में अपने पापा की मदद करता है, जिसको पुलिस भी बहुत मुश्किल से सॉल्व कर पाती है, ऐसी मिस्ट्रीज को भी। द डिस्कशंस आर जनरली हेल्ड एट डाइनिंग टेबल। जब वो लोग डिनर कर रहे हैं या साथ में खाना खा रहे होते हैं, तो उस वक्त इनका डिस्कशन होता है आपस में। रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ बॉय वंडर सॉल्व्स अ केस दैट हैज बीन ट्रबलिंग हिज फादर। अब इस स्टोरी में हम यही जानेंगे कि कैसे इस बच्चे ने एक केस को, ऐसे केस को सुलझा दिया जिसके लिए उसके पापा बहुत ज्यादा परेशान थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। एनसाइक्लोपीडियाज फादर वाज चीफ ऑफ पुलिस। ये हमने देख लिया, उसके पापा पुलिस के चीफ थे। एवरीवन थॉट दैट ही मस्ट बी स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ इन द कंट्री। हर कोई यही सोचता था कि उसके जो पापा हैं वो बहुत होशियार होंगे, है ना, होशियार पुलिस कर्मी होंगे, तभी तो वो इतनी ऊंची पोजीशन पे हैं। नाउ चीफ ब्राउन वाज स्मार्ट एंड क्विक। ये जो चीफ ब्राउन है ना, ये बहुत ही स्मार्ट थे, मतलब बुद्धिमान थे, और बहुत ही तेज थे, जल्दी से कोई भी चीज सोच लेते थे। ही डिडंट सिट अराउंड एंड वरी। वे बैठकर चिंता नहीं करते रहते थे, हमेशा परेशान नहीं होते थे। When he came up against a case he couldn't solve, he acted at once. जब उनके सामने कोई ऐसा केस आता था, ऐसा कोई मामला आता था जिसे वे नहीं सुलझा पाते थे, नहीं सॉल्व कर पाते थे, तो वो तुरंत कोई ना कोई एक्शन लेते थे, तुरंत कोई ना कोई कार्यवाही करते थे। He cleared his desk, put on his hat and went home to dinner. उसके बाद वे, यहाँ पे बताया गया कि वे अपने जो डेस्क है, जिस जहाँ पे काम करते हैं, टेबल, उसको पूरा क्लियर करते हैं, जो भी सामान फैला है उसको ठीक करते हैं और अपने काम को निपटाते हैं, फिर अपनी टोपी पहनते हैं और डिनर के लिए घर चले जाते हैं। एनसाइक्लोपीडिया सॉल्व द केस फॉर हिम बिफोर डिनर वाज ओवर। अब क्या होता है, जब वो घर जाते हैं डिनर के लिए, तो जो भी उनकी प्रॉब्लम थी, जो वो सॉल्व नहीं कर पाए थे, एनसाइक्लोपीडिया डिनर खत्म होने से पहले ही उस चीज को सॉल्व कर देता है। ठीक है, अब ये समझ में आया आपको कि डिनर खत्म होने से पहले ही एनसाइक्लोपीडिया, मतलब उनका जो लड़का है, वे मामले को सुलझा देता है। नाउ चीफ ब्राउन वुड हैव लाइक टू टेल एवरीवन अबाउट हिज ओनली चाइल्ड। चीफ ब्राउन जो है ना, उन्हें अपने एक इकलौता बच्चा है उनका, है ना, उसके बारे में सबको बताना बहुत अच्छा लगता है। अपने बच्चे की तारीफ तो सभी करते हैं, ऐसे ही जो चीफ ब्राउन है, उन्हें भी अपने बेटे के बारे में बताने में सबको बहुत अच्छा लगता है। बट हु वुड बिलीव हिम, लेकिन उन पर कोई विश्वास कैसे करता। हु वुड बिलीव दैट द बेस्ट डिटेक्टिव अलाइव वाज एन 8th ग्रेडर। कौन मानेगा कि जो उनका लड़का है, जो कि 8th क्लास में है, वो बेस्ट डिटेक्टिव है जो अभी इस धरती पे रह रहा है। सो ही सेड नथिंग। इसीलिए वो ज्यादातर कुछ नहीं बता पाते थे, है ना, किसी से कुछ नहीं कह पाते थे। कौन मानेगा उनकी बात कि इतना छोटा बच्चा इतना अच्छा डिटेक्टिव है, राइट। सो एनसाइक्लोपीडिया नेवर स्पोक ऑफ द हेल्प ही गेव हिज फादर। एनसाइक्लोपीडिया ने जो भी अपने पिता की मदद की, जब भी उनको जरूरत थी, उसने कभी किसी को बताया नहीं। ही डिडंट वांट टू सीम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज। उसे अदर जो बाकी के लड़के हैं, सेम उनकी तरह रहना पसंद था, अलग उसे बनना पसंद नहीं था। बट देयर वाज नथिंग ही कुड डू अबाउट हिज निकनेम। लेकिन उसका जो नाम था, निकनेम क्या होता है कि जो प्यार से दिया जाता है नाम, पेट नेम। आपका भी नाम, आपका नाम क्या है क्लास में और घर पे, क्या सेम नेम है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपका आपका निकनेम क्या है, घर पे किस नाम से आपको बुलाते हैं। ठीक है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाउ ही वाज स्टक विद इट। अब ठीक है, वो लोगों को नहीं बता रहा है, लेकिन वो अपने नाम का क्या करे। नाम भी तो देखो ना कैसा है, एनसाइक्लोपीडिया, है ना। तो इससे इससे कैसे बचे वो लोग? तो सोचते होंगे ना कि ऐसा नाम क्यों रखा है, राइट। नाउ अब देखते हैं, ही वॉज स्टक विद इट, मतलब वह जो नाम है ना, उसके साथ ऐसा जुड़ गया था जिससे कि वो चाहकर भी छुटकारा नहीं पा सकता था। एनसाइक्लोपीडिया मतलब होता क्या है? एनसाइक्लोपीडिया एक ऐसी किताब होती है जिसमें ए से जेड तक के सारे अक्षर का एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। सारे अक्षर नहीं, सारे वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, आगे दिया है ना। चलो देखते हैं। ओनली हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स कॉल्ड हिम बाय हिज रियल नेम लेरॉय। जो एनसाइक्लोपीडिया के पेरेंट्स हैं, पापा मम्मी हैं, और जो टीचर्स हैं, सिर्फ वही उसको रियल नेम से बुलाते हैं, जो उसका रियल नेम है। क्या नाम दिया हुआ है यहाँ पर उनका? सो लेरॉय।
लेरॉय, है ना, ये उसका रियल नेम है, इस नाम से सिर्फ पापा और टीचर ही बुलाते हैं। एवरीवन एल्स कॉल्ड हिम एनसाइक्लोपीडिया, बाकी के सब उसे क्या बुलाते हैं, एनसाइक्लोपीडिया बुलाते हैं। अब एनसाइक्लोपीडिया होता क्या है, सो एन एनसाइक्लोपीडिया इज अ बुक और सेट ऑफ बुक्स फिल्ड विद फैक्ट्स फ्रॉम ए टू जेड, ए से जेड तक के जो फैक्ट्स वगैरह होते हैं उससे वो पूरी बुक फिल रहती है, भरी रहती है, ठीक है। सो वॉज एनसाइक्लोपीडियाज हेड, ऐसे ये जो लड़का है जिसकी कहानी हम पढ़ रहे हैं उसको क्यों एनसाइक्लोपीडिया बोल रहे हैं, क्योंकि उसका भी जो दिमाग है ना, हेड यानी यहाँ पे दिमाग की बात हो रही है, तो उसका जो दिमाग है ना बहुत सारी जानकारी से भरा हुआ है, जैसे कि कोई एनसाइक्लोपीडिया होता है। ही रीड मोर बुक्स देन एनीवन इन आइडरविल, वो किसी से भी ज्यादा, मतलब वो इतनी किताबें पढ़ता है कि कोई भी इस जगह पर इतनी किताबें नहीं पढ़ता। एंड ही नेवर फॉरगॉट अ फैक्ट, और जो वो पढ़ लेता है वो कभी नहीं भूलता। हिज पेल्स, पेल्स मतलब क्या होता है, दोस्त, ठीक है। His pal said he was like a library and computer rolled into one and more user friendly. अब उसके जो दोस्त है ना वो encyclopedia को क्या बोलते थे कि ये एक लाइब्रेरी की तरह है और कंप्यूटर से मिला जुला एक हम सिमिलर रूप बोल सकते हैं कि वैसा कुछ है, लेकिन वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, लोगों को जल्दी समझ में आता है। तो उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, लाइब्रेरी से, क्योंकि उसको इतना ज्यादा ज्ञान है ना, इतनी किताबें वो पढ़ता है। एट द डिनर टेबल ऑन ट्यूजडे नाइट चीफ ब्राउन स्टार्टेड एट हिज आइसक्रीम ऑफ मशरूम सूप। अब मंगलवार की रात आती है, ट्यूसडे की रात आती है, उस दिन सभी लोग डिनर के टेबल पे बैठे हुए हैं। चीफ ब्राउन है वो जो उनके सामने जो सूप रखा है वो उसको देखते जाते हैं, स्टेयर्ड मतलब देखना, है ना, उसको घूरते रहना। एनसाइक्लोपीडिया एंड हिज मदर न्यू व्हाट दैट मेंट, लेकिन इसी वक्त जब वो अपने सूप को देख रहे हैं उसके पापा, तो एनसाइक्लोपीडिया को और उसकी मम्मी को दोनों को पता है कि आखिर चल क्या रहा है, ठीक है, कि क्या होने वाला है। ही हैड अ मिस्ट्री ही कुड नॉट सॉल्व, तो वो चुपचाप इसीलिए बैठे हुए उसके पापा दोनों समझ गए कि कोई तो ऐसी मिस्ट्री है जो कि सॉल्व नहीं हो पा रही है। टिम नोलन डाइड यस्टरडे, ही अनाउंस्ड इन अ मैटर ऑफ फैक्ट मैनर, मतलब कि टिम नोलन जो यहाँ पे एक व्यक्ति है उसकी कल मृत्यु हो गई, ठीक है। अब ये कौन है तो आगे पढ़ेंगे। उन्होंने ये बात बताई कैसे, उन्होंने बिना किसी परेशानी के, बिना कोई ज्यादा एक्सप्रेशंस दिखाते हुए सिंपली ये बात बोल दी। इन अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये क्या होता है मैनर, विदाउट शोइंग मच इमोशन, कोई ज्यादा इमोशन नहीं दिखाया उन्होंने, जनरली ऐसा ही बोल दिया। टिम नोलन जो थे ना उनकी कल डेथ हो गई। दैट नेम इज फैमिलियर मिसेस ब्राउन सेड, अब जो उनकी पत्नी है मतलब एनसाइक्लोपीडिया की मम्मी कहती है कि अरे ये नाम तो जाना पहचाना लगता है, wasn't he mixed up in a jewelry robbery a few years ago, फिर वो कहती हैं कि क्या ये वही तो नहीं है जो कि कुछ साल पहले जो ज्वेलरी की रॉबरी हुई थी, चोरी हुई थी गहनों की, उसमें शामिल था। 5 years ago चीफ ब्राउन रिप्लाइड, तो फिर चीफ ब्राउन क्या कहते हैं कि हाँ 5 साल पहले। टू मास्क्ड मैन हेल्ड अप डायमंड मार्ट ऑन 6th एवेन्यू, दो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मास्क पहन रखा था, नकाब पहन रखा था, 6th एवेन्यू पे जो डायमंड मार्ट है वहां पर वो लोग आए। दे गॉट अवे विद $1 million वर्थ ऑफ ज्वेलरी, और वे लगभग $10 लाख की ज्वेलरी वहां से लेकर भाग गए। आई थॉट टिम नोलन वॉज अरेस्टेड, मिसेस ब्राउन सेड, तो फिर वो क्या कहती हैं उनकी पत्नी की, मुझे लगा कि टिम नोलन तो अरेस्ट हो चुका है। ही वॉज क्वेश्चन नॉट अरेस्टेड, चीफ ब्राउन करेक्टेड, तो चीफ ब्राउन जो है उन्हें करेक्ट करते हुए कहते नहीं नहीं, उनको अरेस्ट नहीं किया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी, गिरफ्तार नहीं किया गया था। आई ऑलवेज बिलीव दैट नोलन एंड अ फ्रेंड अ मैन नेम्ड डेनियल डेवेनपोर्ट पुल्ड द होल्ड्स अप, होल्ड अप मतलब क्या होता है, रॉबरीज कंडक्टेड विद द यूज ऑफ थ्रेट और वायलेंस, मतलब कि चोरी ऐसे करी गई है जैसे डाका डालना होता है ना, डरा कर धमका कर वायलेंस दिखाकर ऐसे किया गया है। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि चीफ कह रहे हैं कि मुझे हमेशा से विश्वास था कि ये जो नोलन है ना और उसके जो दोस्त हैं जिसका नाम है डेनियल डेवनपोर्ट, उन्होंने ये रॉबरीज की हैं, ठीक है। देयर वाजंट एनी प्रूफ दो, लेकिन उनके पास कोई प्रमाण नहीं था, प्रूफ नहीं था। नाउ एनसाइक्लोपीडिया सेट क्वाइटली, एनसाइक्लोपीडिया चुपचाप ये सब सुन रहा था। ही न्यू हिज मदर एंड फादर वर डिस्कसिंग द केस फॉर हिज बेनिफिट, अब वो जानता था कि उसके पापा और मम्मी इसीलिए केस को डिस्कस कर रहे ताकि मुझे अच्छे से जानकारी मिल पाए, मतलब जो एनसाइक्लोपीडिया उसको अच्छे से केस पूरा समझ में आ जाए। हिज फादर फिल्ड इन द फैक्ट्स, और उसके बाद उसके पापा ने क्या किया, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट केसेस से रिलेटेड फैक्ट्स थे, तथ्य थे, उनको बताने लगे। नोलन एंड डेवनपोर्ट had met,
चीफ ब्राउन सेड while both were in prison in साउथ कैरोलिना। अब वो बताते हैं कि ये जो नोलन है और उसका जो दोस्त है डेवनपोर्ट, ये दोनों मिले कब थे सबसे पहली बार? तो साउथ कैरोलिना में एक जेल है जहां पर वो दोनों थे, तो वहां इनकी मुलाकात हुई थी। दे बिकेम फ्रेंडली बिकॉज ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट। अब दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई क्योंकि दोनों का काम एक जैसा था, दोनों चोरियां करते थे ना, तो उनकी इंटरेस्ट एक जैसे होने के कारण, रुचि एक जैसी होने के कारण दोनों में दोस्ती हो गई। नोलन वॉज लेट आउट फर्स्ट, फिर नोलन को जेल से पहले रिहा कर दिया गया, पहले वो जेल से निकल गया। ही सेटल्ड इन आइडलविल एंड स्टार्टेड अ स्मॉल पाम ट्री नर्सरी। फिर उसके बाद वो जेल से निकलकर नोलन जो है वो कहाँ गया? आइडलविल आया है ना, और वहां पर वो रहने लगा। वहां उसने एक छोटी सी पौधों की जो नर्सरी होती है ना, जहाँ पे छोटे छोटे पौधे मिलते हैं, नर्सरी का मीनिंग यहाँ दिया होगा, ये रहा, अ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स एंड ट्रीज आर ग्रोन फॉर सेल, जहाँ बेचने के लिए छोटे छोटे पौधे बनाए जाते हैं बीज से और बेचा जाता है। तो वहां पर उसने क्या किया? आइडलविल में रहने लगा और वहां पे एक पाम ट्री का, जो ये आप देख सकते हो पाम ट्री, खजूर का जो पेड़ होता है, उसकी उसने नर्सरी एक छोटी सी बना ली। इट बेयरली यील्डेड हिम अ लिविंग, उस बहुत मुश्किल से उसका जो जीवन चलाने के लिए खर्चा जो चाहिए होता था, इस यहाँ से इसको कमाई हो जाती थी नर्सरी से। देन डेवनपोर्ट केम टू लिव विद नोलन अ वीक बिफोर द ज्वेलरी स्टोर होल्ड अप। अब जब ज्वेलरी स्टोर में चोरी हुई है ना, जो अभी हमने केस शुरू में देखा, तो जब उसमें चोरी हुई थी, रॉबरी हुई थी, उससे एक हफ्ते पहले ही कहा डेवनपोर्ट जो है वो किसके पास आया था? नोलन के पास रहने के लिए आया था। ओके, सो ज्वेलरी स्टोर की रॉबरी के एक हफ्ता पहले ही डेवनपोर्ट नोलन के साथ रहने गया। ड्यूरिंग द होल्ड अप वन गनमैन्स मास्क स्लिप्ड। अब क्या हुआ? जब रॉबरी चल रही थी ना, जब वो लोग लूट के ले गए, तो एक जो गनमैन था, गनमैन मतलब कि जिसके पास गन थी, उसका मास्क खिसक गया। मास्क पहन रखा था ना सबने, तो मास्क स्लिप हो गया। अ क्लर्क थॉट शी रिकॉग्नाइज्ड नोलन। अब एक क्लर्क को लगा, वहां जो क्लर्क थे ऑफिस में, उसे लगा कि उसने नोलन को पहचान लिया है, बट शी वॉजंट एब्सोल्युटली श्योर, लेकिन वो पूरी तरीके से श्योर नहीं थी। आई रिमेम्बर नाउ, मिसेस ब्राउन said. The clerk refused to testify against him and no trace of stolen jewelry ever turned up. फिर उनकी बात को रोकते हुए जो एनसाइक्लोपीडिया की मम्मी है वो कहती है कि हाँ, मुझे याद आया कि क्लर्क है ना, उसने उसके खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया था। मतलब पहले तो बोली कि पहचान रही है, लेकिन बाद में वो श्योर नहीं थी, फिर उसने रिफ्यूज कर दिया, मतलब मना कर दिया कि नहीं, मैं गवाही नहीं दूंगी, मैंने नहीं चोर को पहचाना। और फिर कोई ट्रेस नहीं मिला था, कोई भी सबूत नहीं मिल पाया था, जिसके कारण जो ज्वेलरी हुई थी उसके चोर का कोई भी कभी पता नहीं चल पाया। यहाँ टेस्टिफाई मतलब होता है गवाही, है ना। मेक अ स्टेटमेंट इन कोर्ट टू प्रूव दैट समथिंग इज ट्रू, कि कोई चीज सही है, उसको बोलने के लिए कोई फैक्ट्स या कुछ भी चीजें आपको बताना है, तो उसे गवाही जैसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ आगे, डेवनपोर्ट हैजंट बीन सीन सिंस द होल्ड अप, चीफ ब्राउन सेड। अब चीफ ब्राउन क्या कहते हैं? जब से वो चोरी हुई, होल्ड अप उस सिचुएशन को कहा जा रहा है ना, रॉबरी वाली सिचुएशन को, जब से वो रॉबरी हुई है उसके बाद डेवनपोर्ट किसी को भी कहीं भी नहीं दिखा। माई हंच इज दैट ही एंड नोलन डिसाइडेड टू हाइड द लूट अंटिल थिंग्स कूल डाउन। हंच मतलब होता है एक अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, तो हंच। तो मिस्टर चीफ कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि नोलन ने और डेवनपोर्ट ने, दोनों ने डिसाइड किया होगा कि जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता, कूल डाउन नहीं हो जाता, तब तक हम ये जो लूट का सामान है, लूट यानी स्टोलन गुड्स, चोरी का जो सामान है, उसको हम हाइड यानी छुपा कर रखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। डिडंट यू सर्च नोलन्स हाउस डियर? फिर उसके बाद उनकी पत्नी रोककर कहती है कि तुमने नोलन के घर की तलाशी नहीं ली थी। आई गॉट अ कोर्ट ऑर्डर दिस मॉर्निंग, चीफ ब्राउन सेड। तो चीफ ब्राउन कहते हैं कि मुझे आज मॉर्निंग में ही उसके घर की तलाशी लेने का अदालत से आदेश मिला है। ऑफिसर्स लुइस एंड मेलोनी जस्ट अबाउट टुक नोलन्स हाउस अपार्ट। ऑफिसर्स लुइस और मेलोनी जो है, उन्होंने नोलन के घर की पूरी तलाशी ली। ठीक है, जस्ट टुक नोलन्स हाउस अपार्ट, पूरे अच्छे से तलाशी ली। दे डिडंट फाइंड वन पीस ऑफ द स्टोलन ज्वेलरी, और उन्हें कोई भी ज्वेलरी का एक छोटा टुकड़ा भी नहीं मिला वहां पर तलाशी के दौरान, है ना। तो उन्होंने बहुत अच्छे से तलाशी ली, कोई भी हिस्सा घर का नहीं छोड़ा, है ना, एक भी कोना नहीं छोड़ा, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला तलाशी में। इज देयर सम मिस्ट्री अबाउट नोलन्स डेथ यस्टरडे? मिसेस ब्राउन इंक्वायर्ड। अब मिसेस ब्राउन जो है वो कुछ इंक्वायर्ड करना मतलब कि एक पूछने जैसे अंदाज में कहती है कि कोई मिस्ट्री तो नहीं जुड़ी हुई है, कोई राज तो नहीं छुपा हुआ है, नोलन की जो कल डेथ हुई है उसके पीछे कोई राज तो नहीं है। फिर आगे, यस एंड नो, चीफ ब्राउन आंसर्ड। चीफ ब्राउन थोड़े दुविधा में है। ठीक है, वो क्या कहते हैं? उन्होंने दोनों दिया, हाँ भी और नहीं भी, दोनों आंसर दिया। नोलन सफर्ड फ्रॉम अ बैड
हार्ट फॉर मेनी ईयर्स। नोलन को दिल की, हृदय की बहुत गंभीर बीमारी थी बहुत सारे सालों से। यस्टरडे मॉर्निंग ही हैड अ स्ट्रोक, और कल उसे स्ट्रोक आया। ठीक है, स्ट्रोक यानी जो अटैक जैसा जो बोलते हैं वो, है ना। सडन सीरियस इलनेस कॉजिंग इनएबिलिटी टू मूव, कि मूव भी नहीं कर पाना, अचानक से हमारे मस्तिष्क में, मतलब दिमाग में अचानक से कोई गंभीर सिचुएशन अराइज हो जाना। ही मस्ट हैव रियलाइज्ड ही वाज डाइंग, उसे शायद ये एहसास हो गया था कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है। विद हिज लास्ट स्ट्रेंथ ही मैनेज टू पुट हिज विल ऑन द किचन टेबल, अब जो लास्ट में उसकी जितनी भी ताकत थी वो पूरी ताकत का यूज करके वो किचन में गया, किचन में जो टेबल रखा है उस पर जाकर उसने अपनी जो विल है, विल यानी इच्छा, वो वहां पर बताई। ही इट लिव्स एवरीथिंग ही ओन्स इंक्लूडिंग हिज पाम ट्री नर्सरी टू डेवनपोर्ट। अब इस विल के हिसाब से, विल मतलब क्या होता है, जब किसी की डेथ हो जाती है उसके पास उसके बाद उसके पास जो भी धन संपत्ति है वो किसको मिलेगा ये बताने के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, सो वैसा लीगल डॉक्यूमेंट उसने किचन टेबल पे बताया। देन अब उसके उसमें क्या लिखा था कि उसकी जो भी संपत्ति है, एवरीथिंग ही ओन्स, जिसमें कि एक पाम ट्री नर्सरी जो उसकी थी वो भी, वो सारी चीजें उसने किसको दे दी थी, डेवनपोर्ट के नाम कर दी थी। ठीक है, विल यही थी उसकी इच्छा, आखिरी इच्छा जो बोलते हैं ना वो यही थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस डिस्कस। यहाँ पे हमें कंप्लीट करना है, मतलब ये पार्ट हमारा हो गया फर्स्ट, इसमें कुछ क्वेश्चंस है, फिर सेकंड पार्ट रीड करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद सुटेबल रीजन, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। यहाँ हमें आंसर कंप्लीट करने हैं, तो चलिए मैं नोट्स में दिखा देती हूँ। अगर आप लोगों को 8th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स परचेज करने हैं तो प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप, नोट्स आर नॉट फ्री सो प्लीज कनेक्ट अकॉर्डिंगली। चैप्टर का डिटेल नोट्स रहेंगे, साथ ही साथ इसमें जो भी आपके जैसे कैरेक्टर स्केच वगैरह होता है, ग्रामर की जो टॉपिक्स होते हैं उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइटिंग सेक्शन का प्रैक्टिस क्वेश्चन, बुक की जो एक्सरसाइज होती है वो सारी चीजें इसमें कवर रहेंगी। ठीक है, मैं आपको थोड़े से यहाँ पे दिखा देती हूँ, जैसे कि ये देखिए कैरेक्टर स्केच टिम नोलन का, कहाँ का बैकग्राउंड है, ग्रामर के नोट्स इस तरीके से रहेंगे, राइट। प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे एग्जाम बेस्ड, जिसमें सीन अनसीन पैसेजेस होंगे, ग्रामर बेस्ड प्रैक्टिस होंगे, राइट। सो इफ यू वांट सच काइंड ऑफ थिंग, एंड बुक की एक्सरसाइज भी रहेगी बेटा। ओके, तो चलिए अभी तो आप कनेक्ट करिएगा व्हाट्सएप पे, अभी तो हम क्वेश्चन को पूरा करते हैं। जैसे पहला है इसमें, यस, लेरॉयज निकनेम वॉज encyclopedia। लेरॉय का निकनेम जो था वो encyclopedia था, एंड एवरीवन कॉल्ड हिम बाय दैट नेम बिकॉज, क्यों ऐसा कहते थे सभी लोग उसको encyclopedia? तो आंसर है he had read many books and never forgot a fact। then at the dinner table on Tuesday night, Chief Brown stared at his क्रीम ऑफ मशरूम सूप एज, क्यों देख रहे थे वो सूप की तरफ लगातार? इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही वॉज डीपली पजल्ड बाय स्ट्रेंज कोडेड मैसेज, या फिर यहाँ पर जो हमने चैप्टर के हिसाब से पढ़ा था वो हमें लिखना है ना, तो ही हैड मिस्ट्री दैट ही कुड नॉट सॉल्व, ही कुड नॉट सॉल्व, एक मिस्ट्री थी जो वो सॉल्व नहीं कर पाए थे, इसलिए वो पजल थे। देन एनसाइक्लोपीडिया चुपचाप बैठा था डिनर टेबल पे, क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स जो डिस्कस कर रहे हैं केस के बारे में उसके बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं। देन नोलन पुट द विल ऑन किचन टेबल बिकॉज, नोलन ने किचन टेबल पे अपने विल को रखा, क्यों ऐसा था? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास जो भी चीज है, यहाँ पे लिख देंगे ही वॉन्टेड या ही रियलाइज्ड दैट he was dying and wanted to leave his property to Devonport। ओके, नाउ इसी में नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। डू यू थिंक चीफ ब्राउन वुड नीड लेरॉयज हेल्प टू सॉल्व दिस केस? क्या लगता है आपको, चीफ ब्राउन को मदद की जरूरत पड़ेगी लेरॉय की इस केस को सॉल्व करने के लिए? अगर आपको लगता है यस तो क्यों लगता है, अगर आपको लगता है नो तो आपको ऐसा क्यों लगता है? तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से बताया, आप खुद से लिखेंगे। यस, मेरे हिसाब से यस, चीफ ब्राउन को लेरॉय की हेल्प लगेगी, बिकॉज द कोडेड मैसेज वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एक मैसेज की बात हुई है चैप्टर में आगे, तो उसको कोड को फाइंड आउट करने में लेरॉय की हेल्प लगेगी उनको। एनसाइक्लोपीडियाज इंटेलिजेंस एंड लॉजिकल थिंकिंग हेल्प हिम सॉल्व द मिस्ट्री क्विकली। एनसाइक्लोपीडिया की जो सूझबूझ है, जो समझ है, उससे वो जल्दी से जल्दी सारी चीजें फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट रीड कर लिया, सेकेंड पार्ट रीड करते हैं। What's suspicious about that? मिसेस ब्राउन asked। मिसेस ब्राउन कहती है कि इसमें संदिग्ध क्या है? जो हमने लास्ट क्या पढ़ा था यहाँ पे,
कि वो कह रहे हैं कि इट लिव्स, उसने सारी चीजें डेवनपोर्ट के नाम से छोड़ दी कि उनको दे दी जाए, है ना, डेवनपोर्ट को दे दी जाए। तो फिर मिसेस ब्राउन पूछती है कि इसमें सस्पिशियस क्या है, इसमें कौन सा आपको शक हो रहा है? नथिंग अबाउट द विल इटसेल्फ, जस्ट अबाउट अ शीट फ्रॉम हिज डेस्क कैलेंडर, इट वाज क्लिप्ड टू द विल, सेड चीफ ब्राउन। तो फिर चीफ ब्राउन कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि विल जो लिखा है, विल यानी यहाँ पे मीनिंग दिया है एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट दैट सेज व्हाट इज हैपन टू समबडीज मनी एंड प्रॉपर्टी आफ्टर देयर डेथ। ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें ये मेंशन होता है कि किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद उसका पैसा, प्रॉपर्टी किसको मिलेगा, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है। सो चीफ ब्राउन चीफ क्या कहते हैं कि विल में कुछ ऐसा संदिग्ध नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कोई शक वाली चीज विल में तो नहीं है, सिर्फ उसके डेस्क पे जो कैलेंडर है उसके एक पन्ने में कुछ थोड़ा सा फिशी सा है, मतलब थोड़ा सा डाउट है। देन डेस्क पे एक कैलेंडर का एक पेज जो है उसमें उनको शक हो रहा है। वो जो पेज का हिस्सा है ना वो विल के साथ लगाया हुआ था, देखो यहाँ से ये टॉन है और यहाँ पर ये लगाया हुआ है शायद। तो फिर ही टुक आउट हिज पॉकेट नोटबुक एंड लीफ्ड थ्रू द पेजेस। लीफ्ड थ्रू मतलब होता है जल्दी जल्दी से पेजेस पलटना, देखो क्विकली टर्न द पेजेस। अब वो जल्दी से अपनी जेब से एक डायरी निकालते हैं, नोटबुक निकालते हैं और फिर पेजेस को फटाफट पलटने लगते हैं। आई कॉपीड व्हाट नॉलन रोट ऑन शीट, ही सेड हियर इट इज। जो भी नॉलन ने उस शीट पे लिखा था वो मैंने एक पेज पे लिख दिया है, ये रहा वो। ही हैंडेड द नोटबुक टू मिसेस ब्राउन। और फिर वो जो नोटबुक लाए होते हैं ना मिसेस ब्राउन को दे देते हैं कि देखो ऐसा उसने कुछ लिखा था, मैंने कॉपी कर लिया है। शी रेड what he had copied. It had Davenport's name and address, she said, and a few word I don't understand. फिर वो उस पेज को पढ़ती हैं और बोलती हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसने जो पढ़ा तो उसमें लिखा था कि यहाँ डेवनपोर्ट का नाम लिखा हुआ है और उसका एड्रेस लिखा हुआ है और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो उनको समझ में नहीं आ रहे हैं, मिसेस ब्राउन को समझ में नहीं आ रहे हैं। शी हैंडेड द नोटबुक टू एनसाइक्लोपीडिया। फिर वो क्या करती हैं, वो नोटबुक एनसाइक्लोपीडिया को दे देती हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ द 4 वर्ड्स लेरॉय? लेरॉय तुम्हें ये जो 4 वर्ड्स हैं इनसे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? तो एनसाइक्लोपीडिया रीड द 4 वर्ड्स बिलो डेवनपोर्ट्स नेम एंड एड्रेस। नेम और एड्रेस के नीचे देखो ये जो लिखा हुआ है, ये एक सेकेंड, यस, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको उसने रीड किया। सो एनसाइक्लोपीडिया रीड द 4 वर्ड्स बिलो डेवनपोर्ट्स नेम एंड एड्रेस, ये लिखा हुआ था, इसको उसने रीड किया। नॉर्म यूटिस स्वेडेन हर्ट्स। सो मिसेस ब्राउन लुक्ड एट हिम होपफुली। फिर मिसेस ब्राउन मतलब वो जैसे ही वो लिखता है, 4 वर्ड लिख के बताता है, तो मिसेस ब्राउन को लगता है अब कुछ तो उम्मीद है, ये सॉल्व कर सकता है मिस्ट्री को, राइट। यूजुअली ही नीडेड टू आस्क ओनली 1 क्वेश्चन टू सॉल्व अ केस बिफोर डेजर्ट। मतलब आमतौर पे ऐसा होता है कि उसको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना होता है डेजर्ट आने से पहले, जैसे खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं उससे पहले पूरे केस को सॉल्व करने के लिए वो सिर्फ कोई एक सवाल पूछना पड़ता था उसको। मतलब यूजुअली आमतौर पर तो ऐसा ही होता था। दे वर स्टिल ऑन सूप। अभी सब सूप ही पी रहे थे, सूप खा रहे थे। एनसाइक्लोपीडिया लीन बैक एंड क्लोज हिज आई व्हेन ही डिड हिज हार्डेस्ट थिंकिंग। चेयर पे पीछे की तरफ ऐसे झुक के बैठ गया और सोचने लगा, पीछे झुककर और आंखें बंद कर लेता है, फिर सोचने लगता है बहुत ज्यादा गहराई से कि आखिर क्या है। सो आफ्टर सेवरल सेकंड्स ही ओपनड हिज आईज एंड आस्क्ड हिज क्वेश्चन, इज देयर अ यंग फर ट्री इन मिस्टर नोलन्स पाम ट्री नर्सरी? फिर वो तुरंत कुछ सेकंड के बाद अपनी आंखें खोलता है और पूछता है, जैसे एक क्वेश्चन वो हमेशा पूछता था तो क्वेश्चन एक पूछता है। वो क्या पूछता है कि क्या मिस्टर नोलन जो थे उनके जो पाम ट्री की नर्सरी थी उसमें कोई एक छोटा फर का ट्री है क्या, फर ट्री है क्या? तो चीफ ब्राउन थॉट अ मोमेंट। चीफ ब्राउन कुछ देर सोचते हैं। यस देयर इज वन ऑन द साउथ साइड ऑफ हाउस, हाउ डिड यू नो? तो फिर चीफ ब्राउन कहते हैं कि हाँ एक तो है, लेकिन घर के साउथ दक्षिण वाला हिस्सा है वहां पर है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? सो द 4 वर्ड्स से सो एनसाइक्लोपीडिया आंसर्ड। तो एनसाइक्लोपीडिया क्या जवाब देता है कि ये जो 4 वर्ड्स है ना इनसे मुझे पता चला। दे डू सेड चीफ ब्राउन। तो उसके पापा पूछते हैं क्या सच में? सी फॉर योरसेल्फ एनसाइक्लोपीडिया अर्ज। तो एनसाइक्लोपीडिया कहता है कि आप खुद से एक बार देखिए, खुद देखकर समझिए इन 4 वर्ड्स को। चीफ ब्राउन स्टडीड द 4th वर्ड नॉम यूटिस स्वेडन हार्ट्स। ही शुक हिज हेड एंड पास द नोटबुक टू मिसेस ब्राउन अगेन, कैन यू फिगर इट आउट? तो उसके पापा को वो देता है नोटबुक कि आप खुद से एक बार देखिए, लेकिन उसके पापा बहुत ध्यान से देखते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। फिर वो अपना सिर हिलाते हैं कि नहीं उनको तो समझ में नहीं आ रहा, फिर वो अपनी वाइफ को दे देते हैं, मिसेस ब्राउन को।
कि देखो क्या तुम्हें कुछ इसमें समझ में आ रहा है क्या। देन नॉर्म इज शॉर्टनिंग ऑफ नॉमिनेटिव। नॉर्म जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है किसके लिए, नॉमिनेटिव। ठीक है। अ ग्रामेटिकल टर्म, ये एक ग्रामर का टर्म है। स्टेटेड मिसेस ब्राउन हु हैड टॉट इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स इन हाई स्कूल। क्योंकि जो एनसाइक्लोपीडिया की मम्मी है मिसेस ब्राउन जो है वो एक टीचर रह चुकी हैं, इंग्लिश पढ़ा चुकी हैं स्कूल्स में, है ना। तो वो अब ग्रामर से और ऐसे शॉर्ट से रिलेट कर रही हैं वर्ड को। देन यूटिस आर एन अमेरिकन इंडियन ट्राइब। यूटिस अमेरिका की एक इंडियन जनजाति है। स्वीडन इज अ कंट्री इन नॉर्दर्न यूरोप। हार्ट्स इज हर्ट, मतलब ये जो चार लेटर्स है ना ये वाले, इनको वो रिलेट करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, कि हर्ट का मतलब हर्ट्स ही हुआ, स्वीडन एक कंट्री है, ऐसे वो लिंक करती हैं। नाउ शी लिफ्टेड हर गेज टू एनसाइक्लोपीडिया एंड शुक हर हेड। फिर वो एनसाइक्लोपीडिया की तरफ देखती हैं और वो भी कहती है नहीं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आई कांट फिगर इट आउट। शी कन्फेस्ड, कन्फेस्ड मतलब मान लेना, एडमिट करना। वो मान लेती है कि नहीं नहीं मैं तो इसे सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। देन डेवनपोर्ट डिसअपीयर्ड राइट आफ्टर द होल्ड अप एनसाइक्लोपीडिया रिमाइंडेड हर। एनसाइक्लोपीडिया क्या कहता है, क्या याद दिलाता है अपनी मम्मी को, कि आप याद करो कि जैसे ही जो रॉबरी हुई थी उसके बाद डेवनपोर्ट क्या हो गया था, डिसअपियर, मतलब वो गायब हो गया था। एज डैड सेड डेवनपोर्ट एंड नोलन मस्ट हैव हिडन द स्टोलन ज्वेलरी। जैसा कि अभी पापा ने थोड़ी देर पहले बताया कि इन दोनों ने मिलकर ज्वेलरी कहीं तो छुपाई है। प्रोबेबली नॉट अ वीक और सो अगो, मतलब शायद लगभग एक सप्ताह पहले ही इन्होंने जो जगह है ज्वेलरी छुपाने की, नोलन चेंज द हाइडिंग प्लेस, नोलन ने वो छुपाने वाली जो जगह है ज्वेलरी की उसको चेंज कर दिया है। यू थिंक दैट ही ट्राइड टू टेल डेवनपोर्ट बाय फोन एंड फेल्ड टू रीच हिम। तो तुम्हें क्या लगता है, मिसेस ब्राउन पूछती हैं, है ना, मिसेस ब्राउन आस्क्ड, मिसेस ब्राउन पूछती हैं तुम्हें क्या लगता है कि उसने फोन फोन पर डेवनपोर्ट को बताने की कोशिश की लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाया। सो ही रोट द 4 वर्ड्स एज ही वाज डाइंग। तो उसने ये 4 वर्ड्स लिख दिए पेज पे क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो नहीं बचेगा, तो उसने हिंट के लिए 4 वर्ड्स लिख दिए। चीफ ब्राउन नॉडेड, विल फाइंड डेवनपोर्ट नाउ दैट वी नो हिज एड्रेस। तो चीफ ब्राउन अब क्या कहते हैं, तो चीफ ब्राउन ने सिर हिलाकर कहा हाँ, हो सकता है उसने फोन पे बताने की कोशिश की हो लेकिन वो नहीं कनेक्ट कर पाया हो, तो उसने 4 लेटर लिख दिए। लेकिन अब हम डेवनपोर्ट को ढूंढ लेंगे क्योंकि अब हमारे पास डेवनपोर्ट का एड्रेस है। ही लर्न ही हैज बीन लेफ्ट द पाम ट्री नर्सरी। और मिसेस ब्राउन सेड, तो मिसेस ब्राउन कहती हैं कि उसे पता चलेगा कि पाम ट्री नर्सरी उसके लिए छोड़ी गई है, उसके नाम कर दी गई है। एंड द 4 वर्ड्स विल टेल हिम वेयर द ज्वेलरी इज हिडन। और ये जो 4 लेटर्स हैं ये उसको बता देंगे कि ज्वेलरी को छुपाया कहां पर गया है। राइट, एनसाइक्लोपीडिया सेड द कोड इज सिंपल। कोड मतलब जो हिडन मैसेज होता है ना वो बहुत सिंपल है। एनसाइक्लोपीडिया कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रही हो, 4 लेटर से पता कर लेगा, कोड बहुत सिंपल है। स्पेशली इट्स रिटन ऑन अ शीट फ्रॉम अ कैलेंडर। अब वो कहता है कि स्पेशली क्योंकि ये जो कोड है ना बहुत आसान है क्योंकि इसे कैलेंडर के एक पन्ने पर लिखा गया है। देन डेवनपोर्ट विल अंडरस्टैंड इट इजिली, स्टिल इट वुडेंट मेक मच सेंस टू समवन हु इजंट लुकिंग फॉर अ हाइडिंग प्लेस। मतलब तो ये डेवनपोर्ट के लिए तो इजी है लेकिन बाकियों के लिए नहीं। कोई ऐसे कोड को कोडिफाई नहीं कर सकता, नहीं पता लगा सकता अगर उसको कोई चीज छुपानी नहीं है, उस जगह से कोई रिलेटेड नहीं है। तो नाउ लेरॉय, मिसेस ब्राउन एक्सक्लेम व्हाट डू द 4 वर्ड्स मीन। तो फिर उसके पापा कहते, फिर उसकी मम्मी कहती है कि इस 4 वर्ड का मतलब क्या है। यू ऑलरेडी गेस्ड मॉम, दे दे टेल वेयर द ज्वेलरी इज हिडन। तो कहता है कि हाँ मम्मी आप पहले अनुमान लगा चुकी हो, उसमें यही बताया गया है कि ज्वेलरी को छुपाया कहाँ गया है। मिसेस ब्राउन लुक्ड रेडी टू एक्सप्लोड विद इम्पेशंस वेयर। फिर मिसेस ब्राउन बिल्कुल बिना रुके कहती हैं अच्छा ये बताओ कहाँ छुपाया हुआ है। एनसाइक्लोपीडिया स्माइल, एनसाइक्लोपीडिया हंसता है और कहता है वाई अंडर द 5th वर्ड ही सेड। तो एनसाइक्लोपीडिया ने क्या कहा स्माइल करते हुए, वाई अंडर द 5th वर्ड, जो 5वां शब्द है उसके नीचे छुपाया हुआ है। तो व्हाट वाज द 5th वर्ड, वो 5वां शब्द क्या है, आगे देखते हैं। टू टेल डेवनपोर्ट वेयर ही हैड हिडन द स्टोलन ज्वेलरी नोलन रोट अ 4 वर्ड कोड। उसने 4 वर्ड का कोड लिखा। एज द की टू कोड ही रोट द 4 वर्ड्स ऑन अ शीट फ्रॉम अ डेस्क कैलेंडर। उस और हिंट के लिए 4 जो वर्ड्स हैं उसने कैलेंडर के पेज पे लिखे। द 4 वर्ड्स स्टूड फॉर डेज ऑफ द वीक। ये जो 4 वर्ड्स है ना ये एक हफ्ते के दिनों को बताता है। नोलन ड्रॉप द लेटर डे, DAY, देन ही यूज अदर लेटर टू फॉर्म वर्ड, जैसे नॉम, नॉम से MON मंडे, फिर TUES ट्यूसडे, फिर WEDNES वेंसडे एंड THUR
एस, थर्सडे से रिलेटेड है। द अनरिटन फिफ्थ वर्ड वाज फर और फ्राइडे, तो फर हो सकता है अगला वर्ड, फिफ्थ वर्ड। द ज्वेलरी वॉज फाउंड इन साइड अ 20-gallon जग ऑफ अर्थ फ्रॉम विच grew the young fir tree in Nolan's nursery, just as encyclopedia had foreseen. Foreseen मतलब होता है प्रिडिक्ट, पहले से ही पता लगा लेना। तो जैसे एक बड़ा बर्तन है जिसमें वो पौधा लगा हुआ है, उसकी जो मिट्टी है उसमें से वो सारा खजाना या सारी जो ज्वेलरी छुपी हुई थी वो मिली। सो दिस चैप्टर इज रिटन बाय डोनाल्ड जे सोबल। हमने बहुत अच्छे से चैप्टर को समझा, किस तरीके से एनसाइक्लोपीडिया अपनी सूझबूझ से अपने पापा की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो लेट अस डिस्कस अ फैक्ट। फैक्ट क्या होता है? कोई भी ऐसा चीज जिसे हम प्रूव कर सकें कि ट्रू है कि फॉल्स है। और ओपिनियन क्या होता है? ओपिनियन मतलब जजमेंट, मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है और दूसरे के ओपिनियन से, तो ये वरी करता है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से। ओपिनियन कैन नॉट बी प्रूवन, ओपिनियन को हम प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए फ्रॉम पार्ट 1 एंड 2 ऑफ द स्टोरी। हमें एक एग्जाम्पल यहाँ पे करके दिया है कि एनसाइक्लोपीडिया के जो पापा थे वो चीफ ऑफ पुलिस थे, तो ये फैक्ट है, ये ओपिनियन नहीं है, सही बात है, इसे हम प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही बाकी क्या आपको बताने की फैक्ट है कि नहीं है, तो इसका हम यहाँ नोट्स में देख लेते हैं। सो ये हो गया। देन नेक्स्ट इज एवरीवन थॉट दैट चीफ ब्राउन मस्ट बी स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ इन द कंट्री। तो ये ओपिनियन है, सभी लोगों की सोच ऐसी थी कि वो बहुत स्मार्टेस्ट पुलिस होंगे पूरी कंट्री में। एनसाइक्लोपीडिया इज अ बुक और सेट ऑफ बुक फिल्ड विद फैक्ट्स फ्रॉम ए टू जेड, ये फैक्ट है। लेरोयज फ्रेंड सेड दैट ही वाज लाइक अ लाइब्रेरी, तो ये ओपिनियन है, उसके दोस्तों को ऐसा लगता था। टू मास्क्ड मैन हेल्ड अप, ये फैक्ट है कि दो चोर आए रोबरी करने, वो मास्क पहने हुए थे, तो ये फैक्ट है, ये सही में हम प्रूफ कर सकते हैं। नोलन एंड डेवनपोर्ट हैड मेट वाइल बोथ, ये भी फैक्ट है कि वो जेल में मिले थे, तो ये कहीं ना कहीं तो प्रूफ कर सकते हैं ना हम। देन चीफ ब्राउन हंच वाज अब ये उनका, ये चीफ ब्राउन कह रहे हैं कि मेरा अनुमान है कि डेवनपोर्ट और नॉलन जो है उन्होंने डिसाइड किया होगा कि लूट का सामान छुपा दे। चीफ ब्राउन सोच रहे हैं कि डेवनपोर्ट और नोलन ने डिसाइड किया होगा ज्वेलरी को छिपाने का, तो ये फैक्ट नहीं है, ओपिनियन है, ये उनकी सोच है। नोलन ने 4 वर्ड का कोड लिखा टू टेल डेवनपोर्ट वेयर ही हैड हिडन द स्टोलन ज्वेलरी, तो ये फैक्ट है, उसने 4 वर्ड का कोड लिखा था, है ना। देन नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द टेबल बाय चूजिंग द character traits of Leroy given in box below. There is an extra word that you do not need. One example has been done for you. अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि आपको ये टेबल कंप्लीट करना है, जो नीचे वर्ड दिए गए हैं उनसे, और एक वर्ड एक्स्ट्रा है जो नहीं काम आएगा तो वो आपको छोड़ देना है। जैसे पहला यहाँ दिया है, he read more books than anyone in Idlewild and he never forgot a fact. तो ये क्या है? knowledgeable. Encyclopedia never spoke of the help he gave his father. He didn't want it to seem different from other boys. अब यहाँ पे क्या आएगा वो भरना है। Encyclopedia said quietly he knew his mother and father was discussing the case for his benefit. वो चुपचाप बैठा हुआ था, तो यहाँ पे listener का आएगा। Usually he needed to ask only one question to solve a case before desert. तो इसमें क्या आंसर आएगा? तो पहले में आ जाएगा humble, कि वो किसी को दिखाना नहीं चाहता था कि वो सभी लड़कों से अलग है। कीन लिसनर, वो सुन रहा था कि उसके मम्मी पापा क्या बात कर रहे हैं, और लास्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता था वो मिस्ट्री को सॉल्व करने से पहले, तो इससे उसका क्लेवरनेस दिख रहा है ना, चालाकी दिख रही है। सो दिस इज द आंसर, या फिल कर लीजिएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? हम्बल दूसरे में। तीसरे में हमने क्या देखा? कीन लिसनर, है ना ये वाला, तो ये आ जाएगा तीसरे में। देन ये आ जाएगा क्लेवरनेस चौथे में। ठीक, नाउ लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है जो हमने चैप्टर में रीड किया, उस बेसिस पे क्वेश्चन है। सो चीफ ब्राउन वुड हैव लाइक टू टेल एवरीवन अबाउट हिज ओनली चाइल्ड, बट हु वुड बिलीव हिम? हु वुड बिलीव दैट बेस्ट डिटेक्टिव अलाइव वाज एन 8th grader? So he said nothing. Encyclopedia never spoke of the help he gave his father. He didn't want to seem different from other boys, but there was nothing he could do about his nickname. He was stuck with it. Only his parents and teachers called him by his real name, Leroy. Everyone else called him Encyclopedia. वो अपने नाम से कैसे पीछा छुड़ाए? नाम, उसके जो सारे फ्रेंड्स थे वो उसको एनसाइक्लोपीडिया के नाम से बुलाते थे, उसको इतना ज्यादा नॉलेज था फैक्ट्स का। ठीक है, सिर्फ उसके पेरेंट्स और टीचर ही उसे रियल नाम से बुलाते थे। चीफ ब्राउन अपने बेटे के बारे में सबको बताना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि कौन उनकी बात पे विश्वास करेगा कि सबसे बेस्ट डिटेक्टिव अभी इस धरती पे रह रहा है और वो सिर्फ 8th का स्टूडेंट है ना, कोई उसकी बात नहीं मानेगा, इसीलिए वो बताते नहीं थे। राइट नाउ
अब देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन आंसर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन। चीफ ब्राउन्स डायलेमा कैन बी कॉल्ड यूनिक बिकॉज। चीफ ब्राउन जो उनकी डायलेमा बहुत यूनिक है, कोई विश्वास ही नहीं करेगा तो ऐसा क्यों है। तो इसमें आंसर आ जाएगा, ही न्यू दैट हिज सन वॉज बेस्ट डिटेक्टिव अराउंड बट नो बडी वुड बिलीव दैट अ यंग बॉय कुड सॉल्व डिफिकल्ट केसेस बेटर देन एन अडल्ट। फिर सेकेंड है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट व्हाई एनसाइक्लोपीडिया नेवर स्पोक ऑफ द हेल्प ही गेव हिज फादर। आपको क्या लगता है कि एनसाइक्लोपीडिया ने कभी भी किसी को क्यों नहीं बताया होगा कि वो अपने पापा की मदद करता है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको सेकेंड वाले में। इसमें हमें बताना है क्योंकि वो शाय है और कॉन्फिडेंस की कमी है उसके अंदर। ही वांट्स टू अवॉइड जेलसी, वो जेलसी को अवॉइड करने के लिए। ही डिजायर टू ब्लेंड विद अदर बॉयज टू प्रिवेंट सीइंग डिफरेंट। ही इज एम्बेरेस्ड अबाउट बीइंग स्मार्टर देन मोर एडल्ट्स अराउंड हिम। तो मुझे लगता है इसका आंसर सी होगा। ये देख लेते हैं इसका आंसर, यस। क्योंकि उसे लगता था कि अगर सबको पता चल गया कि मैं अलग हूं उनसे तो मेरे साथ घुलेंगे मिलेंगे नहीं, तो बाकी बच्चों के साथ घुल मिल के रहने के लिए वो बात को छुपाता था। द नेक्स्ट इज पेरेंट्स चूज नॉट टू कॉल हर सन एनसाइक्लोपीडिया। सेलेक्ट द रीजन दैट इज फॉल्स। अब हमें इनमें से रीजन ढूंढना है कि उसके पेरेंट्स ने क्यों चुना होगा कि एनसाइक्लोपीडिया ही हम नहीं बुलाएंगे अपने बेटे को एनसाइक्लोपीडिया। तो इनमें से कौन सा गलत है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो फॉर देम ही इज मोर देन हिज यूनिक एबिलिटीज, ही इज देयर चाइल्ड विद पर्सनल आइडेंटिटी। कॉलिंग हिम बाय हिज रियल नेम रिफ्लेक्ट्स देयर अफेक्शन एंड डिजायर टू एक्नॉलेज हिम एज एन ऑर्डिनरी बॉय। दे वांटेड हिम टू बी रिमेंबर्ड एज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स अराउंड। तो ये वाला जो है ये गलत है। वो कभी नहीं चाहते थे कि उनके बेटे को सब अलग उससे देखें, है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। दे वांटेड हिम टू बी रिमेंबर्ड एज डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज अराउंड। तो ये वाला सबसे अलग है। लास्ट है, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फैक्ट दैट लेरोय वाज स्टक विद द नेम एनसाइक्लोपीडिया। सो इट मीन्स दैट लेरोय जो है ना उसने अपना नाम निकनेम खुद नहीं चुना था, बट एवरीवन यूज्ड इट सो ऑफन दैट ही हैड टू एक्सेप्ट इट। लेकिन सभी लोग इतना ऑफन हरदम उसको एनसाइक्लोपीडिया एनसाइक्लोपीडिया बोलते थे कि उसको इस नाम को एक्सेप्ट करना पड़ा था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। एक और पैसेज है, चीफ ब्राउन स्टडीड द फॉरवर्ड नॉर्म यूटिस विद इन हार्स, ही शुक हिज हेड एंड पास द नोटबुक टू मिसेस ब्राउन अगेन। कैन यू फिगर इट आउट। नॉर्म, फिर वो नॉमिनेटिव ग्रामेटिकल टर्म से जोड़ती हैं। फिर हु हैड टॉट, उन्होंने इंग्लिश पढ़ाया होता है हाई स्कूल में इसलिए वो ग्रामर से रिलेट करती है। यूटिस वो अमेरिकन इंडियन ट्राइब को बोलती है। स्वीडन एक कंट्री है नॉर्दर्न यूरोप में, और हार्ट्स को हार्ट से कंपेयर करती हैं। शी लिफ्टेड हर गेज टू एनसाइक्लोपीडिया एंड शुक हर हेड, आई कांट फिगर इट आउट, शी कन्फेस्ड। फिर वो हार मान लेती, कहती है नहीं मैं नहीं ढूंढ सकती। डेवनपोर्ट डिसअपीयर्ड राइट आफ्टर द होल्ड अप, एनसाइक्लोपीडिया रिमाइंडेड हर। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सो व्हाट डज चीफ ब्राउन्स रिएक्शन ऑफ शेकिंग हिज हेड सजेस्ट अबाउट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ 4 वर्ड्स। जो उन्होंने सिर हिलाया तो चीफ ब्राउन को क्या लगा होगा, मतलब क्या लगता है आपको 4 वर्ड्स के बारे में उन्हें क्या पता चला होगा। सो मेरे हिसाब से क्या वो कॉन्फिडेंट थे, क्या वो कंफ्यूज थे। ही बिलीव द वर्ड्स आर रैंडम एंड मीनिंगलेस, ही थिंक्स द वर्ड्स आर अनरिलेटेड टू केस। तो मुझे लगता है वो कंफ्यूज थे, अनेबल टू मेक सेंस ऑफ द वर्ड्स, वो वर्ड्स के सेंसेस नहीं पता कर पा रहे थे, तो वो क्या थे, कंफ्यूज थे। तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है इसमें, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू है या फॉल्स है। मिसेस ब्राउन एक्सप्लेन द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स रेदर देन decoding the hidden message behind him. So यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा द स्टेटमेंट इज ट्रू, कि मिसेस ब्राउन जो उन्होंने एक्सप्लेन किया एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स जो वो पढ़ पा रही थी, है ना, उन्होंने उसका कोई कोडेड मैसेज फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं की। देन व्हाट डज मिसेस ब्राउन्स इनएबिलिटी टू डिकोड द वर्ड सजेस्ट अबाउट द मैसेज। मैसेज के बारे में क्या सजेशन हमें मिलता है कि मिसेस ब्राउन उसको नहीं पता कर पाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट सजेस्ट दैट मैसेज वॉज क्लेवरली हिडन। मैसेज उन वर्ड्स के बीच में क्लेवर तरीके से, चालाकी से छुपाया गया था और बहुत डिफिकल्ट था अंडरस्टैंड करने के लिए, इसीलिए लिटरल मीनिंग ही सिर्फ लोगों को समझ में आ पा रहा था। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सुटेबली। द पर्पस ऑफ एनसाइक्लोपीडियाज रिमाइंडर इन द लास्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट वॉज टू। जो लास्ट लाइन में अपनी मम्मी को याद दिला रहा है कि याद करो, ये देखो लिखा है, याद करो कि डेवनपोर्ट जो है वो फिर गायब हो गया था, है ना, ये देखो डेवनपोर्ट डिसअपीयर्ड। तो याद करो, अपनी मम्मी को कहता है क्यों। इंप्लाई दैट मैसेज वाज लाइकली अ क्लू अबाउट लोकेशन ऑफ स्टोलन ज्वेलरी, कि जो ज्वेलरी छुपाई गई है उसकी छुपाने की लोकेशन को बताने के लिए, क्योंकि डेवनपोर्ट तो उसके बाद दिखा ही नहीं, तो कभी डेवनपोर्ट आएगा तो उसको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं।
नाउ नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके हमें आंसर लिखने हैं, तो एक एक करके देखते हैं। नोलन एंड डेवेनपोर्ट वर वेरी क्लोज। नोलन और डेवेनपोर्ट बहुत क्लोज थे एक दूसरे के। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। हमें इस कहानी से एविडेंस देना है। सो नोलन एंड डेवेनपोर्ट हैड मेट इन अ प्रिजन एंड बिकेम क्लोज फ्रेंड्स देयर। वहां पर वो दोस्त बन गए जेल में, उन्होंने फिर साथ में काम किया ज्वेलरी जो रॉबरी हुई थी उसमें। नोलन ने ट्रस्ट किया डेवेनपोर्ट को इतना ज्यादा कि उसने एक सीक्रेट कोड, एक मैसेज छोड़ा कि हिडन ज्वेलरी छुपाई कहाँ गई है, जो बताता है कि उसका रिलेशनशिप कितना क्लोज था एक दूसरे से। देन सेकेंड क्वेश्चन वाज इज व्हाई डिड डेवेनपोर्ट डिसअपियर राइट आफ्टर ज्वेलरी होल्ड अप। जो रोबरी हुई उसके बाद डेवेनपोर्ट क्यों गायब हो गया। व्हाट माइट हिज प्लान्स हैव बीन इफ नोलन हैड नॉट डाइड। उसके क्या प्लान्स होते अगर नोलन की डेथ नहीं हुई होती तो। सो डेवन डिसअपियर टू अवॉइड बीइंग कॉट बाय पुलिस आफ्टर द रॉबरी, ताकि वो पकड़ा ना जाए इसलिए वो गायब हो गया। अगर नोलन की डेथ नहीं होती तो बोथ ऑफ देम प्रोबेबली प्लान टू मीट लेटर, तो हो सकता है दोनों बाद में मिलते, फिर रिकवर करते जो ज्वेलरी छुपाई हुई थी उसको, एंड डिवाइड द स्टोलन लूट बिटवीन देमसेल्व्स, और जो लूट का सामान था उसको आपस में बांट लेते। देन व्हाट डज मिसेस ब्राउन्स इंटरेस्ट इन द केस टेल अस अबाउट हर। तो मिसेस ब्राउन का जो इंटरेस्ट है इस केस में वो क्या बताता है उनके बारे में, तो दिखाता है कि मिसेस ब्राउन जो है इंटरेस्ट ले रही है केस में। ये दिखाता है दैट शी वाज इंटेलिजेंट, क्यूरियस एंड थॉटफुल। बहुत इंटेलिजेंट थी, क्यूरियस थी, थॉटफुल थी, उनको जानने की बहुत अंदर से लालसा होती थी। शी एंजॉयड सॉल्विंग पजल्स एंड केयरफुली एग्जामिन द कोडेड वर्ड्स यूजिंग हर नॉलेज एंड रीजनिंग स्किल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई चीफ ब्राउन वाज प्राउड ऑफ हिज सन। चीफ ब्राउन को क्यों प्राउड होता था। बिकॉज he was highly intelligent and could solve difficult cases quickly. Even though he was only an 8th grader, his observation skills and logical thinking impressed everyone around him. वो हालांकि 8th क्लास में था, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन, किसी चीज को समझने की जो उसकी स्किल थी, लॉजिकल थिंकिंग में जो उसकी स्किल थी, वो किसी को भी इंप्रेस कर देती थी उसके आसपास। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाई वर चीफ ब्राउन सस्पिशंस रिगार्डिंग नोलन एंड डेवेनपोर्ट जस्टिफाइड इवन व्हेन देयर वाज अ लैक ऑफ कंक्रीट प्रूफ। कोई प्रूफ तो नहीं था कि दोनों ने छुपने का प्लान बनाया होगा या ज्वेलरी को छुपाने का प्लान बनाया होगा, फिर भी जो चीफ ब्राउन का जो सस्पिशन था, जो उन्होंने आशंका जता रहे थे, उसको आपको जस्टिफाई करना है। ठीक है, चीफ ब्राउन सस्पिशन वर जस्टिफाइड, ये जस्टिफाइड है कि हाँ उन्होंने सही अंदाजा लगाया, क्योंकि नोलन और डेवेनपोर्ट दोनों का क्रिमिनल बैकग्राउंड था, रॉबरी के बाद दोनों गायब हो गए थे, और फिर मिस्टीरियस एक कोड भी उन्हें मिला था। इसीलिए तो ये जो क्लूज हैं स्ट्रांगली सजेस्ट दैट देयर इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम, तो ये क्लूज बताते हैं कि उनका जो इन्वॉल्वमेंट है उस क्राइम में था। Then next is analyze the role of 4-word coded message in the story. आपको एनालाइज करना है चारों वर्ड्स के रोल का। तो द 4-word coded message was central mystery of the story. यही कहानी का मेन एक मिस्ट्री है, रहस्य है। Though the words appeared meaningless, वैसे आप उन चारों वर्ड्स को देखो तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन एनसाइक्लोपीडिया ने क्लेवर तरीके से डिकोड किया और डिस्कवर किया लोकेशन ऑफ हिडन ज्वेलरी। द मैसेज हाईलाइटेड हिज इंटेलिजेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। उससे उसकी इंटेलिजेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एटीट्यूड है, एबिलिटी है, उसको दिखाया गया है। नाउ राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑन लेरॉय विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर ट्रेट्स गिवन इन लेट अस डिस्कस सेक्शन। जो कैरेक्टर ट्रेट्स दिए गए हैं यहाँ पर देखो, ये जो कैरेक्टर ट्रेट्स उसके दिए हुए थे, ये इसके बेसिस पे एक कैरेक्टर स्केच लिखना है हमें लेरॉय का। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर भी। Yes. So encyclopedia was knowledgeable and intelligent 8th grader who never forgot any fact he read. He was observant, logical, and excellent at solving mysteries. Despite being highly talented, he remained humble and never showed off his abilities. He carefully listened to conversations and quickly understood clues that others missed. His cleverness, calm nature, and sharp thinking made him an excellent young detective. So हमने ये वाला सेक्शन देख लिया। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। 7 क्वेश्चंस हमारे हो गए। नाउ नेक्स्ट इज लेट अस लर्न। देखते हैं क्या दिया है। मैच द फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम टेक्स्ट गिवन इन कॉलम 1 विद देयर मीनिंग इन कॉलम 2। यू मे रेफर टू अ डिक्शनरी। आप यहाँ पर डिक्शनरी भी रेफर कर सकते हैं और इन वर्ड को आपको मैच करना है मीनिंग के साथ, और उसके बाद इन्हीं वर्ड्स का यूज करके जो कॉलम 1 का वर्ड है इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, तो जैसे इनके मैं आंसर्स दिखा देती हूँ। पुट ऑन मतलब होता है कि पहनना, वेयर करना, कपड़े, टोपी। ठीक है, कूल डाउन मतलब नॉर्मल हो जाना, शांत हो जाना मामला। टर्न्ड अप मतलब ऐसा दिखना, डिस्कवर हो जाना। मेक ऑफ मतलब कि हैव एन आइडिया और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, कि कुछ समझ में आना।
मतलब कुछ चीजें समझ में आ रही हो। फिगर आउट मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना। गो अवे विद मतलब एस्केप विदाउट बीइंग पनिश्ड, बिना पनिशमेंट के ही बाहर निकल जाना, उससे बच निकलना। ठीक है, तो ये थे। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स जो हमें फिल करने हैं। सो फाइनली सम इम्पॉर्टेंट एविडेंस अबाउट केस हैज टर्न्ड अप। अब जाके केस में कुछ नए जो एविडेंसेस हैं वो टर्न अप मतलब सामने आए हैं। आफ्टर आई कूल डाउन आई अंडरस्टूड दैट आई हैड मेड अ बिग मिस्टेक। जब मैं शांत हुआ, गुस्सा मेरा शांत हुआ, तो मुझे समझ में आया कि मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी है। आई कुडंट फिगर आउट वाई ही वॉज एंग्री विद मी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो मुझसे गुस्सा क्यों है। ही डैश हिज स्पेशल कोट एंड वेंट टू पुट ऑन, है ना, उसने अपनी स्पेशल कोट को पहना और फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गया। देन रवि फॉरगेट्स टू डू हिज होमवर्क बट ही डैश इट एट टीचर डिडंट आस्क फॉर इट दैट डे, गॉट अवे विथ मतलब बच गया। ठीक है, देन आई डू नॉट नो व्हाट टू डैश हिज बिहेवियर, मेक ऑफ, क्या समझना चाहिए उनके बिहेवियर से। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। Now, fill in the blanks in the following sentence by choosing the correct word pairs from box given below. इनमें से हमें सही पेयर को फिल करके और ये पांचों ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक, चलो इसका आंसर फटाफट देख लेते हैं। आफ्टर रनिंग 50 किलोमीटर्स लास्ट वीक, पहले हफ्ते जो वो सप्ताह है ना, इस वीक का मतलब क्या है, सप्ताह। लास्ट हफ्ते जो 50 किलोमीटर दौड़ा, आई फेल्ट डैश फॉर 2 days, वीक। यहाँ पे वीक का मतलब क्या होता है, कमजोर। ठीक है, कमजोर। मैं दोबारा लिख देती हूँ साफ से, WEAK, इसका मतलब होता है कमजोरी या कमजोर। 50 किलोमीटर दौड़ने की वजह से उसे कमजोरी फील हो रही है। व्हेन द कमिटी मेट यस्टरडे दे ब्रॉट 4 4 यानी 4, है ना, लोकल केसेस टू द फोर मतलब होता है आगे, सामने। वो लास्ट मीटिंग जो हुई थी कमिटी की यस्टरडे मतलब कल जो मिले थे, उसमें 4 नए केसेस सामने आए। देन नेक्स्ट इज व्हाइल लर्निंग टू ड्राइव रीना यूज्ड टू मच फोर्स ऑन द ब्रेक, जो ब्रेक लगाते हैं वो। ठीक है, देन कॉजिंग द कार टू ब्रेक डाउन, ब्रेक मतलब होता है टूटना और ब्रेक मतलब जो हम स्पीड को कम करने के लिए लगाते हैं। ही हैज कंपोज्ड अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ म्यूजिक, एक म्यूजिक का टुकड़ा या छोटा सा एक पार्ट उसने क्रिएट किया इन ऑर्डर टू ब्रिंग पीस यानी शांति, शांति to thousands of people. She was busy dash her hair not caring about the dash flowers in the garden. So वो इतनी बिजी थी अपने बालों को डाई करने में, DYEING, डाइंग मतलब कलर करना, कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि जो फ्लावर्स हैं गार्डन में वो डाई हो रहे हैं, मतलब खत्म हो रहे हैं, मर रहे हैं। ठीक है, सो ये वाला आएगा डाइंग। ये मैंने सारे फिल कर दिए, ये वाला बाद में आएगा, ये वाला पहले आएगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं है लेरॉय सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ मिसिंग फिफ्थ वर्ड विद हिज क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज। आपको ग्रुप में पेयर्स में वर्क करना है, पजल जो नीचे दिया हुआ है इलस्ट्रेशन में इसे सॉल्व करना है। ठीक है, इन्फो वर्ड दिस, इसे क्या पता चलता है। वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, जैसे सीक्रेट सीक्रेट सीक्रेट, तो इसमें क्या है आंसर, टॉप सीक्रेट, ये वाला सबसे ऊपर वाला टॉप सीक्रेट बोलते ना, टॉप सीक्रेट ऐसे ही। सो एजेड एजेड एजेड, तो अब ये बीच वाला है, तो इसका अब ऐसा कोई वर्ड जो इनसे बनता हो तो मिड, मिडिल, एजेड। ठीक है, कि बीच का, मिडिल एजेड। देन ट्राई अंडरस्टैंड टू, तो इसका क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बोलते हैं ना इस तरीके से, हम तो लिखेंगे यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ ये ऊपर का एरो है और यू यू लिखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अप टू यू, आपके ऊपर है। गो इट इट इट, तो देखो 4 बार इट है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, गो फॉर इट, है ना। सेंस 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 सेंस, और लास्ट वाला है सिक्स्थ है, तो क्या होगा, सिक्स्थ सेंस। इजी है, सिक्स्थ सेंस। फिर M1 लियन, तो ये क्या होगा, वन इन अ, वन इन अ मिलियन, मिलियन में एक वन। ठीक है, मिलियन। देन वंस, अब यहाँ देखो 12 बज रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम। देन रोड्स क्रॉस कर रहे हैं, तो क्या होगा, क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड्स। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो मिडिल एज्ड, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड, देन अप टू यू,
then go for it, then Sixth Sense, One in a Million, and Once Upon a Time, और लास्ट वाला Crossroads. ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है स्पूनरिज्म. ये एक मिस्टेक होती है मेड व्हेन स्पीकिंग. जब हम बोलते हैं उस वक्त हमसे बोलने में कुछ गलती हो जाती है, जहां पे पहला साउंड जो है वर्ड का इन अ फ्रेज और सेंटेंस आर एक्सचेंज विद अदर. दिस यूजुअली गिव्स अ फनी मीनिंग. पता है, जैसे मेरे साथ ये होता है, टेबल चेयर. जब भी लगातार बोलना होता है ना, ऐसे एक साथ बोलना होता है, टेबल चेयर, चेयर टेबल. तो मेरे, जब मैं छोटी थी तो मेरे मुंह से निकलता था चेबल टेयर. ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, बोलना मैं यही चाह रही हूँ टेबल चेयर ही, लेकिन लेटर्स जो है वो एक्सचेंज हो गए, राइट, और फनी मीनिंग बनता है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है चेबल टेयर का, बट टेबल चेयर, राइट. सम एग्जाम्पल ऑफ स्पूनरिज्म आर सेइंग रॉन्ग लोड इंस्टेड ऑफ लॉन्ग रोड. लॉन्ग रोड को लोग बोल देते हैं रॉन्ग लोड. राउंड ऑफ माइस, माउंड ऑफ राइस, इस तरीके से, है ना. तो ये गलतियां हैं. ऐसे ही फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पूनरिज्म. इसका सही ऑर्डर हमें बताना है. तो नोइंग सिट का होता है सिट्स नोइंग, सिट्स नोइंग. ओके, देन नेक्स्ट इज प्लास्टर मैन. तो इसका होता है मास्टर प्लान, मास्टर प्लान. देन टार्स एंड क्रक्स. तो कार्स एंड ट्रक्स, कार्स एंड ट्रक्स. बीड और रुक. तो यहां पे क्या होगा, रीड अ बुक. देन इट्स रोरिंग विद पेन. तो यहाँ पे ये क्या, सेकंड का क्या आएगा, इट्स पोरिंग विद रेन. बारिश हो रही है, ठीक है, रेन. देन ब्रैम वॉन्केट, नहीं, वार्म ब्लैंकेट. देन शेक अ टावर. देन टेक अ शावर, टेक अ शावर. देन मार्डम मी पैडम. तो पार्डन मी मैम, पार्डन मी मैडम, मुझे माफ कर दीजिए. ओके, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड. इसमें देखो दैट लिखा है. एवरीवन थॉट दैट, सबको ऐसा लगता था कि ही मस्ट बी स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ इन द कंट्री. शी रेड what he had copied. They tell where the jewelry is hidden. Norm is shortening of nominative, stated Mrs. Brown, who had taught English. Nolan and Davenport had met, Chief Brown said, while both were in prison. When he came up against a case he couldn't solve, he acted at once. Now, code is simply, especially as, then because of, then before. Now, fill in the blanks with the words in the box given below. To complete the following sentence, there are two extra words that you do not need. जब हम किसी चीज के बारे में बता रहे होते तो ऐसे वर्ड से हम शुरुआत करते, जैसे सबको लगा क्या कि दैट ही मस्ट बी, कि वो सबसे स्मार्ट पुलिस है. देन ही शी रेड what he had copied, क्या जो उसने कॉपी किया था उसको उन्होंने पढ़ा. They tell where the jewelry is hidden, उन्होंने बताया कि ज्वेलरी कहाँ छुपी हुई है. तो ऐसे हमें इन वर्ड्स को फिल करके ये ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं. दो इसमें एक्स्ट्रा जो रह जाएंगे. सो डिटेक्टिव स्टोरीज आर एक्साइटिंग, कीपिंग रीडर्स गेसिंग हु द रियल कल्प्रिट इज. डिटेक्टिव की जो स्टोरीज होती हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि रीडर्स हमेशा सोचते रहते हैं कि आखिर इसमें कल्प्रिट कौन है, अपराधी कौन है. दे टेक प्लेस इन सेटिंग्स वेयर क्लूज आर हिडन केयरफुली, वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पर क्लूज छुपे होते हैं. देन डैश मिस्ट्री सीम्स ट्रिकी, अ क्लेवर डिटेक्टिव ऑलवेज फाइंड आंसर. सो यहाँ पे क्या आएगा, दो. हालांकि, हालांकि मिस्ट्री बहुत ट्रिकी दिखती है लेकिन डिटेक्टिव हमेशा उसका आंसर ढूंढ लेते हैं. रीडर्स ऑफन वंडर व्हाई क्रिमिनल्स लीव स्मॉल बट इंपॉर्टेंट क्लूज. रीडर्स को हमेशा लगता है यार ये क्रिमिनल्स हमेशा एक क्लू क्यों छोड़ देते हैं. चैलेंज इज टू डिसाइड, अब यहाँ पे क्या आएगा, वाई विच सब्जेक्ट इज गिल्टी. अब चैलेंज है कि पता करो कि कौन सा इनमें से जो शक की नजर में है कौन इसमें से गिल्टी है. डैश द ट्रूथ इज रिवील्ड, तो यहाँ आ जाएगा व्हेन द ट्रूथ इज रिवील्ड, जब ट्रूथ बाहर आ जाता है, सच्चाई सामने आ जाती है, एवरीथिंग मेक्स सेंस, फिर सब कुछ सही लगने लगता है. बट वन मे वंडर हाउ दे कुड हैव सॉल्व्ड इट देमसेल्फ, लेकिन हम सोचते रहते कि उसने ये सॉल्व कैसे कर लिया. दीज स्टोरीज आर फन
बिकॉज ये स्टोरीज बहुत फन होती हैं पढ़ने में, बिकॉज दे मेक रीडर्स थिंक टिल द वेरी एंड। लास्ट तक रीडर सोचता रहता है कि आखिर हुआ क्या होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। ऐसे ही वर्ड्स अब यहाँ ब्रैकेट में दिए, उनसे हमें जोड़कर सेंटेंसेस को लिखना है। जैसे देखो, वी गेव हिम द सिग्नल दैट ही वॉज वेटिंग फॉर द सिग्नल, तो इसमें कैसे जोड़ेंगे, वी गेव हिम द सिग्नल दैट ही वॉज वेटिंग फॉर, जिस सिग्नल के लिए वो वेट कर रहा था। मतलब बड़े सेंटेंसेस को हम इन सब्जेक्ट्स के थ्रू, इन वर्ड्स के थ्रू कनेक्ट करके शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। वी वेंट टू अ प्लेस द इंसिडेंट अकर्ड देयर। सो ऐसे ही इनका हमें करना है, तो इसके आंसर्स देख लेते हैं। ये हो गया था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, so we went to a place where the incident occurred. Then teacher said she would retire soon. She is now nearly 60. Who? The teacher who is nearly 60 said she would retire soon. It was the day half the class was absent. So it was the day when से जोड़ना है, half class was absent. Okay. Now rewrite the following sentences in reported speech. Reported speech मैंने लास्ट वाले चैप्टर में भी बताया था। रिपोर्टेड स्पीच मतलब होता है, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम किसी की बात को सेम तरीके से कहते हैं तो उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ दिया है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। जैसे What's suspicious about that? Mrs. Brown asked. Mrs. Brown ने पूछा कि इसमें suspicious क्या है? Then what do you make of 4 words, Leroy? तो लेरोय से पूछा गया कि 4 वर्ड से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है। तो ये देखो, इन्वर्टेड कॉमास में कोई बात लिखी गई है, मतलब एज इट इज, जिसने जैसा बोला उसको वैसा लिखा गया है, ठीक है। द गिवन सेंटेंस आर डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर्स। जो कह रहा है उसके डायरेक्ट उसने क्या कहा है वही लिखा हुआ है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। While reporting these direct words to someone else at some other time and some other place, we make certain modification in person, tense and adverb of the place. जब हम while reporting these direct word, अगर हम जैसे मैं अभी आपको कहानी बता रही हूँ, है ना, तो हमने ये लाइन पढ़ी स्टोरी में, व्हाट सस्पिशियस अबाउट दैट मिसेस ब्राउन आस्क्ड। मिसेस ब्राउन ने पूछा इसमें सस्पिशियस क्या है, तो मैं आपको कैसे बोल रही थी, तो फिर इसके बाद मिसेस ब्राउन बोली कि ये जो आप बोल रहे हो, ये जो तुम बोल रहे हो उसमें सस्पिशियस क्या है। तो उसके पापा को आप, वो तो आप बोल रही होंगी, मैं क्या कह रही हूँ, उन्होंने कहा कि ये जो तुम बोल रहे हो इसमें सस्पिशियस क्या है। तो आपका तुम होना या बात को बताते वक्त, जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में भी समझाया था कि मैं बोलूं मेरे पापा ने कहा है कि कल वो दिल्ली जाएंगे, ठीक है, तो ये कल वो दिल्ली जाएंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। पापा ने कैसे कहा होगा कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा, है ना, तो उन्होंने मैं यूज किया होगा। तो कुछ चेंजेस होते हैं जब हम इनडायरेक्ट वे में किसी और को किसी की कही हुई बातें बताते हैं, तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं, लास्ट वाले चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से टेबल समझा था, फिर भी यहाँ एक और रिविजन है तो देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस पास्ट में चेंज हो जाता है, पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पास्ट प्रोग्रेसिव में चेंज हो जाता है, मतलब जो उसके साथ वाला टेंस है ना उसमें चेंज हो जाता है। पास्ट प्रोग्रेसिव पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट के जो मॉडल है जैसे विल है तो पास्ट के मॉडल में विल का वुड हो जाएगा, और पास्ट अगर वुड ही लिखा है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। आई की जगह ही या शी आ जाता है, यू की जगह शी और ही आ जाता है, यू की जगह अस आ जाता है अगर बहुत सारे लोग हैं तो, वी का दे हो जाता है, माई का हर या हिज हो जाता है, आर का देर हो जाता है, योर का हर हिज देर हो जाता है, मी का हर हिम हो जाता है, अस का देम हो जाता है, माइन का हर्स हिज, आर्स का देर्स, योर्स का हर्स हिज देर्स। अब देखो इसमें पता है क्या है कि ये ना आपको ये इतना अगर याद हो जाता है, ठीक है, इतना अगर याद हो जाता है तो 8th 9th तक के आप जो नरेशन वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो आप वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए टेंसेस बहुत अच्छे से आने चाहिए, आपको पता होगा कि कौन सा प्रेजेंट टेंस है तभी तो आप उसको पास्ट में चेंज करोगे, पास्ट पता होगा, फॉर्मूलाज वगैरह जो होते हो पता होंगे तभी तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करोगे, है ना। तो ये रूल्स होते हैं। ऐसे ही टाइम और प्लेस को, जैसे अगर नाउ लिखा है तो उसको चेंज करके देन हो जाता है, अगो का बिफोर हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, टुमारो का द फॉलोइंग डे हो जाता है। आई थिंक आपके लास्ट चैप्टर में नहीं या लास्ट चैप्टर में या फिर 9th में मैंने बताया था, सॉरी, तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। यस्टरडे द डे बिफोर, नेक्स्ट वीक मंथ या नेक्स्ट ईयर तो फॉलोइंग वीक फॉलोइंग मंथ फॉलोइंग ईयर ऐसे बोलते हैं। हेयर का देर कि मैं यहाँ जा रहा हूं तो मैं क्या कहूंगी कि उन्होंने कहा कि वो वहां जा रहे हैं, हेयर का देर, दिस का दैट, दीज का दोस, ठीक। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब ये आपको चेंज कैसे करना है वो है जो कि आगे क्वेश्चंस भी दिए होंगे, उनको हम चेंज करके अभी देखेंगे, ठीक है, सो डोंट वरी। अब क्वेश्चन जब हम पूछते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें प्रश्न पूछा गया हो, ये 2 तरीके के होते हैं।
जैसे एक होता है WH क्वेश्चन और दूसरा होता है येस नो क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जिसका जवाब येस या नो में हो कि क्या तुम झूठ बोल रहे हो, तो येस या नो इसका आंसर हो सकता है। लेकिन मैं पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो WH, जो WH से शुरू होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, है ना। तो दो तरीके के क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट्स होते हैं। स्टेप्स फॉर रिपोर्टिंग, अगर WH क्वेश्चन है या यस नो क्वेश्चन है तो उसको रिपोर्टिंग में कैसे चेंज करते हैं। सो सेड की जगह आस्क्ड आ जाएगा, इंक्वायर्ड आ जाएगा, इंटेरोगेटेड आ जाएगा और क्वेश्चन आ जाएगा। सेड को चेंज करके हम क्या लिख देंगे, इनमें से कोई सा एक लिख देंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। नाउ इंटेरोगेटिव को मैं डिक्लेरेटिव में, मतलब जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच चेंज करोगे तो वहां पे वो क्वेश्चन मार्क लास्ट में जो होता है क्वेश्चन जैसा नहीं रहेगा, वो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। फिर अप्रोप्रिएट टेंस का शिफ्ट करेंगे एज पर द रूल ऑफ टेंसेस चेंज। ये जो हमने रूल पढ़े इसके हिसाब से टेंसेस हम चेंज करेंगे। फिर प्रोनाउन चेंज करेंगे, टाइम प्लेस चेंज करेंगे, है ना, क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर देंगे। कंजंक्शंस जो लिखे हुए हैं जैसे दैट, ये इसको ओमिट मतलब हटा देंगे। अभी घबराओ मत, आगे दिया है पूरा अच्छे से समझेंगे। तो दैट उसमें से हटा देंगे। ओके, देन WH क्वेश्चन में जहां पे WH वर्ड है, प्लेस द WH वर्ड इमीडिएटली आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच। जो वर्ब आप लगा रहे हैं उसके तुरंत बाद में WH वर्ड आ जाएगा। अगर नो, यस नो वाले क्वेश्चन है तो आपको इफ या वेदर यूज करना है इमीडिएटली आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच। अब ये कुछ रूल्स हैं जिसके थ्रू हम रिपोर्टेड स्पीच जो होता है उसको चेंज करते हैं। अगर आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आपकी क्लास के हिसाब से वीडियो चाहिए तो प्लीज लेट मी नो, आई विल मेक दैट वीडियो वेरी सून। ओके, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी ताकि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, नाउ अब देखो ये जो सेंटेंसेस हमें दिए हुए थे ना, मिसेस ब्राउन आस्क्ड, तो ये कहाँ का है, ये जो अभी हमने यहाँ सेंटेंसेस दिए थे, ये रहा। What's suspicious about that? देखो ये WH वाला क्वेश्चन है, ये भी WH, ये भी WH, ये wasn't है यहाँ पे और ये didn't। तो इसमें कौन से yes no वाले हैं उसको कैसे चेंज करेंगे, तो जैसे मिसेस ब्राउन आस्क्ड ये है, अब इन्वर्टेड कॉमा हटा के व्हाट है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, फिर इसको कैसे ये कैसे चेंज करेंगे वो आगे बताया गया है। ठीक है, अगर जैसे कि फॉर्मूला जैसा अगर आपको बताना हो तो WH क्वेश्चन अगर है, ठीक है, वैसे तो मैं वीडियो बना दूंगी बट थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ। उसमें पहले आएगा रिपोर्टिंग वर्ब, फिर WH वाला वर्ड, फिर स्टेटमेंट का ऑर्डर। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, है ना, तो इसका आंसर यस नो है क्या, नहीं है। सो ही आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी वेयर, यू का क्या जगह आई यहाँ पर कि वेयर आई लिव, कि मैं कहाँ रहता हूँ या कहाँ रहती हूँ। ऐसे ही मिसेस ब्राउन आस्क्ड व्हाट वाज सस्पिशियस अबाउट दैट, इसके बारे में सस्पिशियस क्या है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। मिसेस ब्राउन क्वेश्चन लेरॉय, फिर मिसेस ब्राउन ने लेरॉय से क्वेश्चन किया व्हाट ही मेड ऑफ द फोर वर्ड्स, कि तुम्हें चार वर्ड्स का क्या मतलब पता चल रहा है। मिसेस ब्राउन इंक्वायर्ड वेदर ही हैड बीन मिक्स्ड अप इन jewelry robbery a few years before। ओके, देन ये मैं इरेज कर रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। ये मैंने यहाँ लिख ही दिए हैं तो आप ये फिल कर लीजिएगा, है ना। इस तरीके से चेंज किया जो अभी हमने ऊपर सेंटेंस देखे थे उसको। अगर अभी भी आप लोगों को डाउट है तो यहाँ हमें खुद से चेंज करना है। ठीक है, तो अब आपको हमें एक एक करके सारी चीजें समझाऊंगी। ठीक है, सो व्हाई डिड यू स्टॉप टॉकिंग टू मी, आस्क्ड रोहन, रोहन ने पूछा कि तुमने मुझसे बात करनी क्यों बंद की। तो क्या आएगा, रोहन ने पूछा है तो रोहन क्वेश्चन व्हाई आई हैड स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम, टॉकिंग टू हिम। अब देखो वाई एज इट इज आया,
वाई डिड यू स्टॉप टॉकिंग टू मी, तो वाई आई, यू का क्या हो जाएगा आई, और मी का यहाँ पे हिम, कि मैंने उससे बात करना क्यों बंद किया। डिड यू एंजॉय द फैमिली गैदरिंग यस्टरडे, आस्क्ड माई आंट, मेरी मम्मी ने पूछा कि, मेरी चाची ने पूछा कि क्या मैंने इंजॉय किया जो कल फैमिली गैदरिंग हुई थी वो। सो माई आंट आस्क्ड इफ, क्योंकि इसका आंसर यस या नो में है ना, यस नो वाला क्वेश्चन है, तो मैंने क्या बोला था, यस नो वाला हो तो इफ या वेदर से शुरू करेंगे, है ना। सो माई आंट आस्क्ड इफ आई हैड, अच्छा देखो यहाँ पे हैड कैसे आया, तो डिड, यहाँ पे ये पास्ट टेंस में है, तो हमने रूल क्या देखा, पास्ट अगर होगा तो उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, यही यही मैं आपको बता रही थी कि काम आएगा आपको, पास्ट अगर है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं ना, तो हैड के साथ आएगा। ये देखो, हैड स्टॉप्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैड, पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है पास्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। तो इफ आई हैड enjoyed the family gathering the day before, अब देखो द डे बिफोर आया, yesterday के बारे में हमने क्या पढ़ा था, कहीं पे yesterday तो हमें क्या लिखना है, अ डे बिफोर, ये देखो द डे बिफोर या अ डे बिफोर, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, When will you visit again? asked my grandmother, कि मैं कब विजिट करने वाली हूँ, तो my grandmother inquired, यहाँ पे आएगा when I would visit them again, okay। Then Madhvi said to Ravi, माधवी ने रवि से कहा, will you come with me to meet our old teacher tomorrow, asked Madhvi, तो यहाँ पे क्या आएगा, माधवी asked Ravi if he would go with her to meet their old teacher the following day, अब यहाँ टुमारो है ना, तो टुमारो को क्या लिखते हैं, द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे, okay। Now my friend said, what gift are you planning to give to your brother, अपने भाई को देने के लिए तुम क्या गिफ्ट प्लान कर रहे हो। So my friend inquired, उन्होंने मुझसे इंक्वायरी जैसे पूछा, what gift I was planning, ये ना आर प्लानिंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, आई वॉज प्लानिंग टू गिव योर ब्रदर, यानी मेरे भाई की बात हो रही है तो माई ब्रदर, ओके। देन नेक्स्ट इज, शैल आई कैरी दीज नोटबुक्स टू द स्टाफ रूम मैम, आस्क्ड वीनू, वीनू ने पूछा कि मैम क्या मैं वहां पे स्टाफ रूम में ये नोटबुक्स ले जा सकता हूँ या सकती हूँ, तो वीनू आस्क्ड हर टीचर इफ शी शुड कैरी दोज notebooks to the staff room, ओके। नाउ अब यहाँ कन्वर्सेशन दी गई है, बातचीत दी गई है, अदिति कहती है, डिड यू सी एनीवन लीव अ पैकेट नियर द लिफ्ट, क्या तुमने देखा कि किसी ने लिफ्ट के बाहर एक पैकेट छोड़ा है। राहुल कहता है, आई नोटिस्ड अ मैन वियरिंग अ ब्लू जैकेट ड्रॉप इट ऑफ, मैंने एक आदमी को देखा था जिसने ब्लू जैकेट ऐसे पहन रखा था, आप देख सकते हो। तो अदिति कहती है, व्हाट टाइम डिड यू सी दिस हैपन, कब हुआ था ये, कितने बजे, तो राहुल कहता है, इट वाज अराउंड 6:45 PM, तो अदिति कहती है, वेयर यू एबल टू सी हिज फेस, वर यू एबल टू सी हिज फेस, क्या तुम उसका फेस देख पाए थे, तो राहुल कहता है, ही वोर अ हुड सो आई कुडंट सी हिज फेस, क्योंकि हुडी पहन रखा था तो उसका फेस नहीं दिख रहा था। कन्वर्सेशन हो गई। अब हमें इसको पैराग्राफ को कंप्लीट जो हमने अभी पढ़ा उसे डायलॉग को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। अदिति ने राहुल से पूछा, देखो पहला क्या है, अदिति आस्क्ड राहुल, अब डिड है, डिड यू सी एनीवन लिव्स अ पैकेट नियर द लिफ्ट, तो देखो इसका आंसर यस या नो में आएगा, तो इफ से शुरू करेंगे, है ना। इसके आंसर यहाँ लिख देती हूँ, आंसर्स लिख दिए। अब देखो यहाँ पे समझ में आएगा आपको कि अदिति ने राहुल से पूछा कि किसी को पैकेट रखते हुए देखा क्या लिफ्ट के पास। उसके बाद क्या हुआ, राहुल ने रिप्लाई किया दैट ही हैड नोटिस्ड अ मैन वियरिंग अ ब्लू जैकेट ड्रॉप इट ऑफ। फिर है, अदिति आस्क्ड राहुल व्हाट टाइम ही हैड सीन दैट हैपन, उसने क्या टाइम देखा था जब ये हुआ, तो राहुल ने रिप्लाई किया, इट हैड बीन अराउंड 6:45 PM। देन अदिति फर्दर इंक्वायर्ड,
वेदर, क्योंकि यस और नो है तो वेदर या इफ आएगा, वेदर ही हैज बीन एबल टू सी हिज फेस, कि क्या वो फेस देख पाया था। सो राहुल रिप्लाई करता है कि क्योंकि उसने हुड पहना हुआ था तो फेस नहीं दिख रहा था। तो इस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस हम करते हैं। बात को हम जब इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है। नाउ यू विल लिसन टू अ पॉडकास्ट अबाउट वेज ऑफ इंप्रूविंग ऑब्जर्वेशन स्किल। ऑब्जर्वेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर एक पॉडकास्ट है, उसे हमें सुनना है। और मार्क द स्टेटमेंट 1 to 4 एज ट्रू और फॉल्स। ट्रांसक्रिप्ट को रीड करते वक्त इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है हमें मार्क करना है। देन फिर से सुनेंगे एक बार, फिर जो भी सेंटेंस यहाँ दिए हुए हैं ना, फिलिंग द ब्लैंक्स विद 1 or 3 एग्जैक्ट वर्ड, 1 या 3 वर्ड्स फिल करके इन्हें हमें पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए ट्रांसक्रिप्ट जो लास्ट पेज पे दिया होता है, इस ट्रांसक्रिप्ट को रीड करते हैं। हेलो एवरीवन, इन टुडेज एपिसोड वी विल डिस्कसिंग सम सिंपल बट इफेक्टिव वे टू इम्प्रूव आवर ऑब्जर्वेशन स्किल। हम इफेक्टिव वे पढ़ने वाले हैं जिसमें ऑब्जर्वेशन स्किल को हम कैसे इंप्रूव करें। बीइंग ऑब्जर्वेंट इजंट जस्ट बीइंग सीइंग, इट्स अबाउट ट्रूली नोटिसिंग डिटेल इन द वर्ल्ड अराउंड अस। सिर्फ हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको देख रहे हैं, बल्कि उसमें छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना, डिटेलिंग्स को नोटिस करना, जो भी वर्ल्ड हमारे आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको। वेदर इट्स इन डेली लाइफ और इन वर्क प्लेस, ऑब्जर्वेशन स्किल्स कैन हेल्प अस बिकम मोर अवेयर, मेक बेटर डिसीजंस एंड इवन इम्प्रूव मेमोरी। अगर हम ऑब्जर्वेशन स्किल्स हमारी अच्छी है, चाहे वो डेली की लाइफ हो, चाहे वर्क प्लेस हो, ऑफिशियल पर्सनल जो भी हो, तो उसमें हमें बहुत अच्छे से डिसीजन लेने में, हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे एक एक करके बताते हैं कि किस तरीके से किया जाए। तो फर्स्ट, स्लो डाउन एंड टेक योर टाइम। थोड़ा सा डीप ब्रेथ लो, थोड़ा रुको, फिर चीजों को समझो। जल्दी जल्दी रश नहीं करना है। रशिंग थ्रू टास्क ऑफन लीड्स टू मिस्ड डिटेल्स। अगर आप जल्दी जल्दी में कोई चीज करते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाती हैं। व्हेन यू टेक टाइम टू फोकस ऑन व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर मोर लाइकली टू नोटिस फीचर्स यू माइट अदरवाइज ओवरलुक। अगर आप अपना टाइम दोगे फोकस करने में कि आपके सामने क्या चीज है, तो आप नोटिस करोगे ऐसे फीचर्स जो आप ओवरलुक कर देते, जो देखते ही नहीं। अगर बार बार उसी चीज को ध्यान से देखो तो आपके कुछ ना कुछ ऐसा नोटिस जरूर होगा। When you pause and observe, the details become clearer. जब आप पॉज लेते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं और रुक कर ऑब्जर्व करते हैं तो आपको जो डिटेलिंग है वो और क्लियर समझ में आती है। देन अनदर इफेक्टिव मेथड, दूसरा मेथड क्या है? टू एंगेज ऑल योर सेंसेस। आप सारे सेंसेस को यूज करके किसी चीज को ऑब्जर्व करो। जैसे ऑब्जर्वेशन सिर्फ ये नहीं कि आप देख क्या रहे हो, आप आसपास सुन क्या रहे हो, स्मेल क्या कर रहे हो, टच क्या कर रहे हो, इवन टेस्ट के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं। द मोर सेंसेस यू एंगेज, जितने ज्यादा सेंसेस का यूज करोगे उतने ज्यादा इंफॉर्मेशन आप एब्जॉर्ब करोगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर इन अ न्यू एनवायरमेंट, डोंट जस्ट लुक अराउंड, पे अटेंशन टू साउंड, स्मेल्स एंड टेक्सचर्स टू। जैसे हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो हम ये नहीं देखते हमारे आसपास क्या, हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर साउंड कैसे आ रहे हैं, बहुत शोर तो नहीं है, एकदम शांति है। ऐसे बोलते हैं ना, ये जगह बहुत हरियाली से भरी हुई है, तो हरा तो हमें दिख रहा है, बिल्कुल शांति है। तो शांति हम कान का यूज कर रहे हैं ना, हमें सुनाई नहीं दे रही कोई आवाज, है ना, ज्यादा शोर शराबा। तो हम अपने जितने ज्यादा सेंसेस को यूज करते हैं उतना ज्यादा हम ऑब्जर्वेशन अच्छे से करते हैं। देन थर्ड टिप इज टू आस्क क्वेश्चन। तीसरा टिप है कि आप क्वेश्चन पूछिए। क्यूरियस लोग जो होते हैं वो बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बिकॉज दे एक्टिवली ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर नोटिसिंग, क्योंकि वो समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्वेश्चन पूछने से, जो भी आपने देखा उसके बारे में अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लाइक व्हाई इज दिस हियर, व्हाट पर्पस डज इट सर्व, फोर्सेस योर ब्रेन टू थिंक क्रिटिकली अबाउट व्हाट्स यू आर ऑब्जर्विंग। जैसे क्वेश्चन करने से हमारा जो माइंड है ना, वो चीज को और डीप में सोचने लगता है। अगर हम बोले अरे ये चीज यहाँ पर क्यों है, तो हमारा दिमाग सोचेगा, रीजन सोचेगा कि क्या क्या कारण इसके हो सकते हैं। फिर अगला दिया है, जो भी आप फाइंडिंग आपको मिल रही है उसके नोट्स बनाओ या स्केचेस बनाओ, राइट डाउन करो। व्हाट यू कैन ऑब्जर्व कैन हेल्प रीइंफोर्स डिटेल्स इन योर मेमोरी। इवन क्विक स्केचेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस कैन स्ट्रेंथन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फीचर। अगर आप थोड़े से नोट्स या स्केचेस बना लेते हो तो बाद में उसको एनालिसिस करने में आपको बहुत हेल्प मिलती है। फाइनली, इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। मतलब लास्ट में अगर हम कहें तो ये जरूरी है कि अभी जो समय है उसमें आप पूरा ध्यान दो, बाद का मत सोचो, पहले का मत सोचो, जो अभी हो रहा है उस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। माइंडफुलनेस हेल्प्स यू स्टे प्रेजेंट इन द मोमेंट एंड फुली एंगेज विद योर सराउंडिंग। अपने ध्यान से अगर आप अभी ध्यान दे रहे हैं तो आपके आसपास क्या चीजें हो रही हैं आप अच्छे से समझ सकते हैं। व्हेन यू आर माइंडफुल, यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनीथिंग, दिस लीड्स टू इम्प्रूव्ड ऑब्जर्वेशन स्किल्स। तो जब आप माइंडफुल ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शन कम होता है, ठीक है, और आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स आगे बढ़ती है। स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग दीज टेक्निक्स इन योर डेली रूटीन एंड सून यू विल ऑब्जर्विंग थिंग्स यू नेवर नोटिस बिफोर। अगर आप अपनी लाइफ में ये चीजें इंप्लीमेंट करोगे तो
कुछ ही समय में आपको दिखेगा कि क्या चीजें आपके लिए वर्क कर रही है और क्या नहीं कर रही है ना। तो चलिए अब यहाँ पे हम जो ऑब्जर्वेशन स्किल है आपकी इंप्रूव होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है तो देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स बताना है। ऑब्जर्वेशन स्किल्स हेल्प इंप्रूव योर कॉमन सेंस, गलत। ये ऑब्जर्वेशन स्किल इंप्रूव करता है ना, तो ये गलत है। देन रशिंग थ्रू टास्क हेल्प्स यू फोकस बेटर एंड ऑब्जर्व मोर, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि इससे हम चीजें मिस कर देते हैं। टेकिंग नोट्स और मेकिंग स्केचेस हेल्प्स विद व्हाट यू ऑब्जर्व, ट्रू, ये सही है। इनकॉर्पोरेटिंग टिप्स ऑन ऑब्जर्वेशन स्किल्स विल सून लीड टू सक्सेस, तो इसका आंसर फॉल्स है। ये फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि पॉडकास्ट जो अभी हमने पढ़ा उसमें कहीं पर भी ये नहीं बताया कि तुम्हें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। ऑब्जर्वेशन स्किल्स हमारी इंप्रूव होती है, ये बात कही गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हमें कंप्लीट करने थे। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू स्लो डाउन एंड टेक योर टाइम। टेक योर टाइम, 2 या 3 वर्ड्स ही भरने हैं हमें, ठीक है। टेक योर टाइम आएगा। To notice several aspects around you more clearly. The more senses like hearing, smelling you use, the more information you absorb. Information. Then people who are dash tend to better observe because they see to understand what they notice. तो curious जो लोग होते हैं ना, curious यहाँ पर आएगा. Then when you make a note of things, it helps reinforce details in the memory. जब आप नोट्स बनाते हो तो हमारी जो डिटेलिंग है वो माइंड में बैठती चली जाती है। प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस हेल्प्स अ पर्सन स्टे प्रेजेंट विद देयर सराउंडिंग्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेट अस स्पीक। यहाँ पे क्या करना है, जो वर्ड्स यहाँ हमें दिए हुए हैं उसे जोर से आपको रीड करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउंसिंग गाइड गिवन इन द ब्रैकेट। किस तरीके से हमें बोलना है उसका यहाँ पे गाइड हमें किया गया है, तो उसको बोलकर प्रैक्टिस करनी है। चलिए देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे ज्वेलरी लिखा है, ठीक है, इसे बच्चे कभी कभी ज्वेलरी पढ़ते हैं। इसे कैसे प्रोनाउंस किया जाता है? जूलरी। क्लर्क को क्लार्क, देन डेसर्ट को डिजर्ट, ठीक है। स्वीट डिश डिजर्ट बोलते हैं उसको। नाउ प्रैक्टिस रीडिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। जनवरी, ठीक है, जनवरी नहीं, जनवरी। सावा, पिज्जा, वेंसडे, बोल, बफे। देन प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, इसे प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलते, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। ओके, सो ये कुछ वर्ड्स हैं। नाउ वर्क इन ग्रुप ऑफ 5 or 6 कंडक्ट अ ग्रुप डिस्कशन ऑन द टॉपिक द इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ मिस्ट्री स्टोरी। इस टॉपिक पे आपको डिस्कशन करना है। गाइडलाइंस दी गई है कि मॉडरेटर इनिशिएट द डिस्कशन इनवाइटिंग स्पीकर्स टू शेयर देयर व्यूज ऑन द सब्जेक्ट। स्पीकर्स टर्न्स टू पुट फोर्थ देयर व्यू पॉइंट्स यूजिंग पोलाइट एक्सप्रेशन टू अग्री और डिसअग्री। मतलब इसमें क्या करना है कि आपको 5-6 स्टूडेंट्स मिलकर ग्रुप बनानी है और मिस्ट्री स्टोरी पे एक डिस्कशन करना है। सबसे पहले जो लीडर होगा वो शुरुआत करेगा, फिर सभी स्पीकर को अपनी बात रखने के लिए उसको मौका देगा। फिर चर्चा जब हो जाएगी, डिस्कशन हो जाएगा, तो उसके लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और समरी जो है उसको समराइज करना है सभी को, है ना, जो भी डिस्कशन हुआ है, राइट। देन स्पीकर क्या करेगा? मैं इंटरप्ट बाय रेजिंग देयर हैंड्स टू ऐड और क्लैरिफाई अ पॉइंट। बार बार मतलब बीच बीच में वो रोक सकता है डिस्कशन को अपनी कुछ क्लैरिफिकेशन देने के लिए। मॉडरेटर इंश्योर्स इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर्स इन ग्रुप, कंसोलिडेट्स व्यू एंड कॉल अपॉन अदर स्पीकर्स टू रिस्पॉन्ड। वही जो मैंने आपको बताया, बीच बीच में रोककर इंटरप्शंस के थ्रू बातचीत को क्लैरिफाई करना, है ना। तो इसमें क्या करना है, आपको इस तरीके के फ्रेज दिए हुए, इससे आप बनाकर लिख सकते हैं। तो ये आपको खुद से ही करना है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। लास्ट वाला सेक्शन हम देख लेते हैं। लेट अस राइट। हमें रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है। रिपोर्ट इज रिटन फॉर एन इवेंट दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड। रिपोर्ट एक ऐसे इवेंट के बारे में लेख होता है जो पहले ही वो घटना हो चुकी है। पर्पस क्या होता है रिपोर्ट का? इज टू प्रोवाइड फर्स्ट हैंड डिटेल्स ऑफ इंसिडेंट और इवेंट, कि जो भी इंसिडेंट या इवेंट के ऊपर वो रिपोर्ट है उसकी पूरी डिटेल देना। इट प्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन इन प्रॉपर सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन रहती है रिपोर्ट में। तो रीड द सैंपल रिपोर्ट रिटन अबाउट इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय योर विद्यालय। तो यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट दी गई है, इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट। फिर an inter-school football tournament was organized by our Vidyalaya from 21st April to 24th April at Moti Nagar football ground. 10 teams participated in the tournament. Now यहाँ पे paragraph 1 what, who, when, where, कब, क्या, कैसे, कहाँ हुआ, तो ये हमें बताना है। कैसे नहीं आएगा, है ना। कौन सी चीज कब हुई, किसने किया, कहाँ हुआ, ये बताएंगे। यहाँ हमें पास्ट टेंस यूज करना है, जैसे ऑर्गेनाइज्ड, पार्टिसिपेटेड। ये देखो पार्टिसिपेटेड, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, पास्ट फॉर्म में हम यहाँ लिखेंगे। देन नेक्स्ट पैराग्राफ 2 और 3 जो होता है, द टूर्नामेंट वाज डिक्लेयर्ड ओपन बाय चीफ गेस्ट डॉक्टर सिंह
Honorary Sports Secretary of State on Wednesday, 21 April 2026, in the presence of all teams and spectators from the participating school. The matches were held at 8:30 a.m. to 11:30 a.m. on all the days of the tournament. Following a tough competition, teams from ABC Senior Secondary School and XYZ Senior Secondary School emerged as finalists. मतलब इसमें पूरा जो इवेंट कितने बजे से कितने बजे तक टूर्नामेंट हुआ वो सारी चीजें, इसमें हमें क्या लिखना होता है, सीक्वेंस, जैसे फॉलोइंग, आफ्टर, सब्सिक्वेंटली, फाइनली, मतलब इसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद वो हुआ, फिर उसके बाद वो हुआ और लास्ट में ये हुआ, इस तरीके से फॉर द फाइनल मैच प्लेयर सीक्वेंस हम बताते हैं, ठीक है। फिर फॉर द फाइनल मैच प्लेयर्स फ्रॉम बोथ दीज टीम्स वर चीयर्ड बाय स्टूडेंट्स from their respective schools. After an exciting match, the score was tied at 3-3. Subsequently, a penalty shoot was used to tie-breaker by the referee to decide the winner. Finally, एक penalty shoot के through winner decide किया गया. Finally, last में the team from ABC Senior Secondary School won the penalty shootout and was declared winner, है ना। पैसिव फॉर्म में लिखना है, declared, were cheered, है ना, was declared, were held, ऐसे पैसिव फॉर्म में लिखना है। नाउ लास्ट में हमें प्राइज सेरेमनी और जो रिमार्क्स चीफ गेस्ट ने दिए वो बताना है। सो विनिंग टीम वाज अवॉर्डेड विद अ ट्रॉफी, मेडल एंड सर्टिफिकेट्स बाय chief guest. Addressing the students, he said, all of you must take up a sport to keep yourself healthy. The inter-school football tournament was a great success, showcasing exceptional talent, teamwork and sportsmanship among the participating teams. Now as a member of art and craft club, अब आपको एक रिपोर्ट लिखनी है इंटर स्कूल आर्ट एग्जीबिशन पे, आपके स्कूल द्वारा जो ऑर्गेनाइज होने वाला है, और नेसेसरी डिटेल्स जैसे अभी हमने देखा उस तरीके से करना है। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, आप ये लिख सकते हैं, एक सेकेंड। हाँ, इंटर स्कूल आर्ट एग्जीबिशन बाय अनन्या शर्मा, जो भी लिख रहा है आप अपना नाम लिखेंगे। आर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड एन इंटर स्कूल आर्ट एग्जीबिशन ऑन 15 अक्टूबर, डेट बता देंगे, स्कूल के ऑडिटोरियम में। ये आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें बहुत से स्कूल पार्टिसिपेट करेंगे सिटी के। प्रोग्राम जो है इनॉग्रेट करेंगे मिस मीना कुलकर्णी। थीम जो है एग्जीबिशन का वो कलर्स ऑफ कल्चर है थीम। Students display beautiful paintings, sketches, clay models, eco-friendly crafts based on Indian culture and tradition. Many visitors appreciated the creativity and hard work of the participant. A panel of judges selected the best artwork on the basis of originality and presentation. Springdale Public School won the first prize, while other schools secured second position. The exhibition ended with a prize distribution ceremony and a vote of thanks. The event was highly successful and encouraged students to develop their artistic talent. तो इस तरीके से आप रिपोर्ट लिखेंगे। नाउ तो दिस वी आर डन विद द चैप्टर। नाउ लास्ट सेक्शन है, आपको ग्रुप में वर्क करना है। रीड द वर्ड एंड ऑब्जर्व द इमेज गिवन बिलो, चेक इफ योर आंसर मैचेस, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर। जैसे यहाँ ये आपको क्या लग रहा है, क्या लिखा हुआ है, देन यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है। सो दीज आर ऑप्टिकल इल्यूशन विच मे ट्रिक द आई एंड मेक यू थिंक दैट यू कैन सी टू डिफरेंट थिंग। इसमें क्या होता है, ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, देखने में आपको लग रहा होगा कि क्या चीज है और इससे आप गलती कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पर लग रहा है टीच, TEACH, फिर ये हेट दिख रहा है मुझे, ये गुड दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है वो आप बताएंगे, ठीक है। फोर्थ यहाँ पे आप देख सकते हो ट्री, मैं इमेजिन कर पा रही हूँ, या ये बर्ड, आपको क्या दिख रहा है वो आपको बताना है, ओके। जैसे ये कोई पर्सन का फेस दिख रहा है मुझे, यहाँ पे अगर ये मैं देखूं तो ये कुछ और लग रहा है मुझे, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूशन। तो ये आप खुद से करेंगे। इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया है यूनिट 3 का। नेक्स्ट है मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स, एक ये पोएम है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। So I hope all of you are loving these videos. If you are doing so and if you want notes, please connect on WhatsApp. And if you are doing so, liking the video, please like and share it. And don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.